ना मुश्किल है। पर फिर भी तुम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक बार ओडिशा के हेड ऑफिसर को फ़ोन लगा के इन तीनों के नाम दे दो और देखो कि कोई केस तो नहीं है पहले का। और अजीब बात यह है कि तीनों का कोई परिवार नहीं है, अकेले रहते हैं। इतनी ज़मीन जायदाद, लेकिन आगे पीछे कोई भी नहीं। हो सके तो लोकल थाने को यह भी पता करने के लिए बोलो। फर्नांडिस ने फिलहाल वैसा ही किया जैसा कदम ने उसे बोला था और दिन ढल गया और प्रकाश ने हमेशा की तरह दोनों को होटल में छोड़ दिया। सर, आपका और हमारा सफर यहीं तक था, लेकिन एज ए स्पाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मामला बहुत गहरा है। जितना आप देख पा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा दूर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। बाकी तो आप समझदार हैं ही। फिर से मुलाकात होगी अगर किस्मत में मिलना हुआ तो। चलिए अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये कहकर प्रकाश ने गाड़ी मोड़ ली और सीधे अपने घर की तरफ ले ली और उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था ये करके। वहां इंस्पेक्टर कदम चुपचाप अपने कमरे में चला गया था और फर्नांडिस से कोई बात नहीं की। एक पल को कल के दिन जहां लगा था कि उसे केस में एक सॉलिड लीड मिल गई है, वहीं आज लगा कि यहां आना असफल हो गया। वो सभी नाम ऊपर डीजीपी गुप्ता के सामने पेश करना बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं था। बस उनके नाम की जमीनों पर हो रही वो ड्रग्स की खेती ही ऐसी चीज थी जिससे कदम कुछ आगे के लिए अपना रास्ता बना सकता था। फर्नांडिस ने भी कदम की नाराजगी को भांप लिया था, लेकिन बिना कुछ बोले वो भी अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यश ने अगले ही दिन केबिन में आकर तहलका मचा दिया था। उसने हर गली, हर नाके से जितने पुराने पेडलर्स थे जिन्हें वो जानता था, उन्हें पकड़ने के वारंट इशू कर दिए। लेकिन गायकवाड़ ये बात अंदर से जानता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी ये कर रहा था उसकी सोच बदल चुकी थी। तरीका नया था, लेकिन इंस्पेक्टर यश को सिर्फ शोर मचाने से मतलब था। गायकवाड़ ये सब बैठा अपने केबिन में कांस्टेबल विपिन के साथ देख रहा था। ये सबको रखेंगे कहाँ? इतनी बड़ी पार्टी को तो लेकर आ गए हैं और एक बार इनकी शक्लें देख विपिन, सब के सब ऐसे खूंखार है कि किसी को जेल में बंद होने से डर ही नहीं लगता। हाँ गायकवाड़ सर, ऐसे आरोपी तो मैंने पहली बार देखे हैं। यश इन्हें भी इनवाइट करके यहाँ लाया होगा, और इससे होगा भी क्या? यश ने फिलहाल पूरे ऑफिस में इतना हल्ला मचाया था कि हर कोई सब कुछ सुन पा रहा था। इतने सारे लोगों को अंदर करने के बाद ऑफिस का लैंडलाइन फोन उठाकर उसने डीजीपी को फोन लगाया। हेलो गुप्ता सर, मिशन 1 अकम्प्लिश्ड। इन सबको अंदर डाल के इतनी मार मारेंगे कि नए डीलर्स का भी नाम बोल देंगे, और जो अभी भी काम कर रहे थे ना वो तो बंद करेंगे ही। बेफिक्र रहिएगा, लेवल 1 एक दिन में हो गया और लेवल 2 को भी अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। यश जितनी भी बातें ऑफिस में इस तरह करता था, उन्हें सुनकर गायकवाड़ को ऐसा लगता था कि कोड वर्ड्स में बात कर रहा है। किसी भी चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन ना करने की ये काबिलियत उसमें बेहतरीन तरीके से थी। ये सब ऑफिस में उस दिन चल रहा था जब कदम के हाथों सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगी थी। फिलहाल कदम अपने बिस्तर पर पड़ा, आंख बंद किए हुए लेटा था। नींद आ भी रही थी और नहीं भी। दिमाग में 1000 ख्याल थे और आज पहली बार इस हालत में कदम को सोनिया की याद आ रही थी, उसकी बीवी जिसने उसे इतना सपोर्ट किया था। और राकेश को दुख इस बात का था कि वो कभी अपनी बेटी और बीवी को टाइम दे नहीं पाया। ये सोचते सोचते पता नहीं कब थकान के चलते राकेश की आंख लग गई और उसने खुद के ऊपर फर्नांडिस को पाया जो उसे उठा रहा था। राकेश ने धीरे धीरे आंखें खोली क्योंकि फ्लाइट का वक्त हो चुका था और उन्हें एयरपोर्ट भी पहुंचना था। प्रकाश तो अपना सफर पूरा करके कल ही उन्हें अलविदा बोल चुका था, इसलिए फ्लाइट के लिए उन्हें 9 बजे की बस पकड़नी थी। चलो सर, 8:30 हो गए हैं। आप ठीक तो हो ना? इतनी लेट तक कभी सोते हुए देखा नहीं आपको। नहीं नहीं, सब ठीक है फर्नांडिस, मैं बस फ्रेश होता हूँ और फिर निकलते हैं। दूसरी तरफ कुर्ला की गलियों में से निकलकर जाधव अपने दोनों पंटर विष्णु और देव के साथ संजीव के यहाँ जा रहा था। जाधव ने अपनी तिरछी नजरों से दुकान पर सत्तू को ही बैठे हुए देखा, क्योंकि अभी भी सत्तू को विकी ने अपनी टीम में नहीं लिया था, इसलिए वो संजीव के साथ ही काम कर रहा था। कैसे सुकून से बैठा है मेरा चैन छीन के। अभी इसके दिन के 12 बजाता हूँ संजीव भाई को बता के। जाधव फटाफट ऊपर पहुंचा और जोर से चिल्लाकर बोला, संजीव भाई, ओ संजीव भाई। संजीव ने भी तुरंत दरवाजा खोल दिया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि जो थप्पड़ उसने जाधव को मारा था उसके बाद वो कम से कम 1 हफ्ता अपनी शक्ल भी दिखाएगा। लेकिन जाधव अभी एक खबर के साथ आया था।
जो बताना बहुत जरूरी था। संजीव भाई, वो नीचे आपका चहेता सत्तू, उसकी थी वो शर्ट, और विष्णु उठाकर कमरे पे ले आया था क्योंकि दुकान पर कोई नहीं था। आप कह रहे थे ना कि ये शर्ट जिसकी है वही आपको बैठकर बर्बाद कर रहा है। वो और कोई नहीं है, सत्तू ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं संजीव भाई, सत्तू आजकल विकी के यहाँ रहता है। उसका अपना जो छपरा था ना, वो उसने छोड़ दिया और रात को हर रोज वो विकी के यहाँ सोता है। संजीव भाई ये सब सुनकर हैरान था क्योंकि उसे किसी पर भी शक हो सकता था, लेकिन कभी सत्तू पे नहीं। ये खबर तुम्हें किसने दी जादव? और क्या ये 100% सही है? कोई झोल तो नहीं है ना इस चीज में? बिल्कुल नहीं है संजीव भाई, मैं तो आपको शर्ट का बताने के लिए आया था, और सत्तू कहाँ रह रहा है ना, इस बारे में बताने को आया था। बाकी आप खुद ही समझदार हो, देख लो। संजीव ने अपना हाथ जोर से दीवार पर देकर मारा और उसे समझ नहीं आया कि सत्तू जैसे बच्चे पर हाथ आखिर कैसे उठाए। और विकी वो कहाँ है? क्या कर रहा है? इसका भी पता लगाओ। सत्तू अकेला ये काम कभी नहीं कर पाएगा जादव। वो बहुत ही शांत इंसान है। ये सब करने के लिए उसे मदद की जरूरत जरूर पड़ी होगी, जो कोई बाहर से ही कर रहा है। हाँ ठीक है भाई, मैं पता लगाता हूँ। जाधव के ये बोलते ही उसके पीछे से पोस्टमैन वहां आ गया। पोस्टमैन को देखकर संजीव के थोड़े से होश उड़े, क्योंकि इससे पिछली बार जब पोस्टमैन उसके यहाँ आया था तो वो चिट्ठी बीटा की तरफ से आई थी, जिसका अंजाम अच्छा नहीं था। उसके बाद ये आज का दिन था जब संजीव के यहाँ चिट्ठी आई थी। पोस्टमैन से वो कागज का बक्सा लेकर संजीव ने तुरंत उसे फाड़ा और वहीं उसे खोल लिया। उसके बाद उसने जो अपनी आंखों से देखा उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। चाइनीज और इंग्लिश अक्षरों में सिर्फ 2 शब्द वहां लिखे हुए थे, जिसका मतलब था वीजगांव। ये और कुछ नहीं बल्कि एक जगह का नाम था जो बीटा ने संजीव को भेजी थी। संजीव ये पढ़कर सन्न रह गया, क्योंकि वो जानता था कि बीटा जब भी ऐसा नाम भेजता है मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब संजीव के लिए कभी भी गाड़ी उसके घर के नीचे आ सकती थी और वो सीधा उसे इस जगह पर लेकर जाने वाले थे। ये मुलाकात अब बीटा से आमने सामने होने वाली थी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से सप्लाई वाला मामला ठप पड़ा था। चिट्ठी देखते हुए फिलहाल संजीव के मुंह में मानो शब्द ही नहीं थे। वहीं जमे हुए ही उसने जाधव की तरफ मुंह मोड़ा। तुम फिलहाल जाओ यहाँ से जादव, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है और ये पता लगाओ कि विकी आखिर आजकल क्या कारनामे कर रहा है। बहुत जरूरी है उसे ढूंढना, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ की गलियों में भी वो मुझे नहीं दिखा। इधर राकेश कदम की फ्लाइट मुंबई लैंड कर चुकी थी और एयरपोर्ट पर लेने के लिए कोई भी गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी। गाड़ी नहीं आई सर कोई लेने? क्या वजह हो सकती है? शायद कोई फ्री नहीं होगा राकेश, तुम बेफिक्र रहो। अभी कैब बुक करके ऑफिस चलते हैं सीधा। गाड़ी के ना आने से राकेश को आभास हो चला था कि पक्का कुछ गलत उसका इंतजार कर रहा है, और इसी डर में फिलहाल वो कोलाबा हेडक्वार्टर के लिए निकल गया। मन में अगर कुछ था तो वो सिर्फ सवाल थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राकेश और फर्नांडिस सीधा अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ चल दिए। डीजीपी गुप्ता को पहले से ही पता था कि कदम आने वाला है और इसी वजह से वो पहले से ही हेडक्वार्टर में पहुंच चुका था। उदास बैठा राकेश कदम पूरे वक्त बस उस ट्रिप के बारे में सोच रहा था, जहां से उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, और जो भी लगा वो शायद ही किसी काम का है। ऑफिस में घुसने से पहले कदम नीचे ही रुक गया और फर्नांडिस को ऊपर जाने दिया। एक तो इंस्पेक्टर यश वाली बात और दूसरा अभी जाकर सवालों के जवाब देना, दोनों ही चीजें उसे सताए जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर कदम ऑफिस के अंदर गया और उसने अपने केबिन की कुर्सी पर यश को बैठे हुए देखा। इंस्पेक्टर यश पूरी तरह से कुछ फाइल्स पढ़ने में मग्न था और नीचे वाले फ्लोर पर लॉकअप्स में इतनी भीड़ देखकर भी कदम को कुछ अजीब लगा। इंस्पेक्टर यश को अपना सीना ताने हुए बैठे देख कदम गुस्से से उसके पास गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यश? यश ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो अभी भी नीचे मुंह करके अपनी फाइल्स पढ़ रहा था और तभी कदम ने उसके हाथ से फाइल छीन ली और हाथ को टेबल पर दे मारा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? यश ने अब आंख उठाकर ऊपर देखा और कदम की तरफ देखकर एक छोटी सी तिरछी स्माइल कर दी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पीछे से डीजीपी गुप्ता ने एंट्री ले ली। कदम, ये क्या बदतमीजी है? कदम एकदम से पीछे मुड़ा और पूरी तरह से घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब डीजीपी को वो इस बारे में क्या जवाब दे। सर वो आप
मैं तो बस अपने केबिन में। कदम अपनी ये बात पूरी करता इससे पहले ही डीजीपी गुप्ता ने उसे बीच में काट दिया। क्या? मैं कुछ कहना चाहते हो क्या? वो सर, केबिन में इंस्पेक्टर यश है। गुप्ता की तीखी नजरों से साफ पता चल रहा था कि इंस्पेक्टर कदम के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। तो है ये कुर्सी की इज्जत जो करेगा उसी को तो दी जाएगी ना। अब ऐसे लोगों को कैसे दूं ये पोजीशन जो ना तो काम करते हैं ना मुजरिम का पता लगा पाते हैं और ऊपर के ऑफिस में मेरी नाक कटवाते हैं वो लोग। बताओ, सोचो जरा, पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं? गैस करो। कदम सामने बिल्कुल गुमसुम खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुप्ता को कैसे बताए कि वो जो अभी अभी पिछले 3 दिन में पता लगा कर आए हैं वो बहुत बड़ी खोज है। लेकिन डीजीपी गुप्ता को चेहरे से मतलब था। उन्हें कुछ चेहरे चाहिए थे जिन पर वो इल्जाम डालकर इस दिक्कत को खत्म कर सके। इससे मीडिया और सरकार दोनों ही शांत हो जाते। लेकिन कदम तो अभी भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेकर आया था। करोना गेस राकेश। अच्छा चलो, तुम रहने दो। इंस्पेक्टर यश, तुम गेस करोगे? इंस्पेक्टर यश टेबल की दूसरी तरफ खड़ा बेहद उतावला लग रहा था और जैसे ही गुप्ता ने उसे कमांड दी उसने मुंह से बोल दिया, इंस्पेक्टर राकेश कदम है ना सर? सही बोला ना मैंने? इस पर डीजीपी गुप्ता हंस दिए और साथ में यश भी। कोलाबा के इस हेडक्वार्टर में मानो ऐसा लग रहा था कि 2 लोग किसी पुलिस वाले को बुली कर रहे हों और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि खुद भी पुलिस वाले ही थे। अपनी सिचुएशन से निराश और हताश कदम ने फिर से बोलने की कोशिश की। गुप्ता सर, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी थी। मुझ पर भरोसा करिए। असल में बात यह है कि जो हमें पिछले 3 दिन में पता चला है वो बहुत बड़ी बात है। कदम अपने शब्दों के आधे में ही था कि गुप्ता ने उसे फिर से काट दिया। क्या पता चला है कदम? एक नाम है क्या? एक नाम या चेहरा तुम्हारे पास? किस लिए गए थे तुम? मुजरिम को पकड़ने के लिए ना? शक था तुम्हें तो अरविंद, कृष्णा और न जाने किन किन नामों पर। मुझे इस बारे में तुमसे और कोई बात भी नहीं करनी है कदम। तुमने गोयनका सर के सामने मेरी नाक कटवा दी है और तो और ऊपर की पार्टी में मेरी सुलह भी हो चुकी है और होम मिनिस्टर ने इंस्पेक्टर यश को नासिक से यहाँ भेजा है। ये ऑर्डर्स मेरे नहीं उनके हैं और ये ऑर्डर्स सिर्फ तुम्हारी हरकतों और नाकामयाबियों की वजह से दिए गए। कदम को इतना जलील कर दिया गया था कि वो खड़े खड़े पानी हो गया था। दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। पीछे खड़े लोग जैसे गायकवाड़, फर्नांडिस और बहुत सारे कांस्टेबल्स भी यह नजारा देख रहे थे। अंदर से कदम को भी लग रहा था कि उसे अब यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसकी आंखों में अंदर तक पानी भर चुका था। बस एक मर्द पुलिस वाला होने की वजह से उसने एक भी तबका बाहर नहीं आने दिया। सर, क्या हम अलग से? क्या अलग से कदम? क्या बात करोगे? ऐसा क्या बताओगे जो तुम यहाँ मुझे नहीं बता सकते? कदम ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और जमीन की तरफ देखने लगा। मान लो कहना चाहता हो कि प्लीज गुप्ता सर, मेरी बात मान जाइए। असल में कदम भी इंस्पेक्टर यश के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। यश के काले कारनामों की वजह से कदम को बहुत बार धोखा मिला था। इसलिए डीजीपी गुप्ता ने भी बात को समझा और थोड़ा सा शांत होते हुए कदम को यश के केबिन से बाहर लेकर जाने लगा। गुप्ता को ये करते हुए देख इंस्पेक्टर यश पीछे से बोला, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली ये मीटिंग आप बाहर ही कर लो क्योंकि मुझे कैबिन में काफी काम है। अभी बहुत सारी फाइल्स को गो थ्रू करना है और लोगों को पकड़ना भी है। अब किसी को दिया हुआ काम पूरा नहीं होगा तो वो कोई और तो करेगा ही ना। जाते जाते भी यश ने कदम को बुरी तरह से ताना मारकर अंदर तक भून दिया था। कदम को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी जगह यश को लाकर इस कुर्सी पर कैसे बिठा सकता है। पर फिलहाल कदम डीजीपी गुप्ता के साथ बाहर आ गया और उन्होंने ऑफिस का एक कोना पकड़ के आमने सामने कुर्सी लगा ली। सर, एक्चुअली फर्नांडिस और मैं जिन जिन भी गांव में अनिल त्रिमोरे, गुलशन और शशांक को ढूंढने गए तो हमने पाया कि तीनों के घर पे ताला लगा हुआ था। तीनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि तीनों ही गायब हैं। उनका कोई आसपास का परिवार नहीं है और जो उनकी खानदानी जमीन है उस पर ड्रग्स की खेती हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, बल्कि इंडिया में सिर्फ ड्रग्स बाहर से ही नहीं आता लेकिन खुद किसान लोग इन ड्रग्स को उगा रहे हैं। अब ये बात इससे साफ है कि आखिर कोई तो इस उपज को खरीद रहा होगा। और तो और वहां के गांव मुंबई से भी ज्यादा अमीर थे सर। मुझे लगता है कि इन तीनों नामों का अपने अपने घरों से गायब होना बहुत बड़ी किसी साजिश का हिस्सा है और यही 3 लोग इस केस से जुड़ी एक कड़ी भी बन सकते हैं। कदम जब ये बोल रहा था तो डीजीपी सामने बैठकर अपना कान खुजा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि कदम जो बोल रहा है वो सच है और अगर ये सच भी है तो ये यकीन नहीं था कि इन तीनों की कोई कड़ी जुड़ती है।
डीजीपी को इस केस के सारे अपडेट्स मुंबई से दिखाने थे, तो इंडिया के गांव में किन्हीं 3 अनजान लोगों को पकड़कर उसे कोई फायदा नहीं होना था। असल में गोयनका ने भी डीजीपी गुप्ता को अपनी कैबिनेट में एक जगह पक्का देने का वादा किया था और इसीलिए डीजीपी गोयनका के इशारों पर नाचता था और ये पूरा डिपार्टमेंट गुप्ता के। फिलहाल कदम को बोले हुए 20 सेकंड्स हो चुके थे, लेकिन गुप्ता का कोई भी जवाब नहीं आया था। गुप्ता सर, प्लीज बताइए कि इसमें आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। हमें इन 3 नामों का पता लगाना होगा और मेरे पास इसके लिए एक आइडिया भी है, लेकिन आप भी कुछ बताएंगे तो शायद ये सब जल्दी सॉल्व हो जाए, नहीं तो हमारा सारा यूथ बर्बाद हो जाएगा सर। जिस लेवल पर उन गांव में खेती हो रही है, उसके बावजूद भी लोग नई नई जगह ये सब उगाने के लिए ढूंढ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है सर कि डिमांड अभी भी सप्लाई से ज़्यादा है, और अगर इतनी बड़ी डिमांड है तो हमें ये सब रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गुप्ता को सप्लाई डिमांड सीरियसनेस कुछ नहीं समझ रहा था। वो अभी भी बिल्कुल शांत था, जैसे कदम ने अभी जो बताया हो वो बहुत आम बात हो। हालांकि इतनी बड़ी केस से जुड़ी हुई बात को सुनकर उसके तोते उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गुप्ता ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी और अपनी उस कुर्सी से खड़ा हो गया। रिलैक्स कदम, क्या करोगे ढूंढ के? आखिर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ऐसे ड्रग्स तो हर जगह उगते हैं, बस हमें इन्हें यहाँ तक आने से रोकना है, लोगों तक पहुंचने से रोकना है। हाँ सर, वो मैं समझ गया, लेकिन मेरा प्लान था कि मुसीबत को जड़ से ही मिटा देते हैं। अगर आज हमने मुंबई में कंट्रोल पा भी लिया और सबको रोक भी दिया, लेकिन फिर भी ये किसान लोग तो इन ड्रग्स को उगाते रहेंगे ना, और इन्हें लेने वाला भी आदि लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वापस इसी गली निकलेंगे जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। कदम फिलहाल बिल्कुल सही बात कह रहा था, लेकिन इस बात में दम इसलिए नहीं था क्योंकि डीजीपी गुप्ता के मन के हिसाब से इसमें बहुत मेहनत भी थी, और जब इतनी मेहनत करके अगर कुछ फायदा ना हो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इम्प्रेस ना हो, तो फिर क्या फायदा। लेकिन फिलहाल कदम बहुत भावुक था और वो बोलता ही जा रहा था। डीजीपी गुप्ता भी अभी फिलहाल फिजिकली ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन मेंटली बिल्कुल कहीं और थे। और सर, हम इन तीनों शख्स को ढूंढने के लिए सभी लोकल पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं ताकि कहीं भी हो तो मिल जाए, और अगर वो भी ना हो तो इनके पासपोर्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से इनकी पासपोर्ट की डिटेल्स निकलवा सकते हैं ताकि आगे पीछे जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाए और हम पता लगा पाए। गुप्ता ने यह सब सुनकर साइड में पड़ी टेबल पर से एक पानी का ग्लास उठाया और कदम के हाथों में थमा दिया। कदम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बिल्कुल। ये लो, पहले पानी पियो और अब कुछ देर तक बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि तुम रिसर्च पर नहीं बल्कि असाइलम गए थे, बौखला गए हो पूरी तरह से। लो, पहले पानी पियो। कदम ने पानी का ग्लास लेकर उसे साइड में रख दिया और गुप्ता को इस बात की सीरियसनेस समझाने लगा। आप समझ क्यों नहीं रहे गुप्ता सर? ये कोई गली मोहल्ले के डीलर्स को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके आगे सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा सबूत हमारे सामने है, हमें इसे निचोड़ के पूरी तरह से सुखा देना चाहिए, नहीं तो इस सरकार का नाम बार बार उछलेगा और हमारे डिपार्टमेंट का भी। कदम, मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि अब जो भी डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा उसमें तुम शामिल नहीं हो पाओगे। यू हैव बीन सस्पेंडेड। तुम थोड़ा डरे हुए थे तो इसलिए मैंने तुम्हें सुना बैठकर, लेकिन इंस्पेक्टर यश तुम्हें अब रिप्लेस करेंगे और अच्छा बुरा वही सोचेंगे। गुप्ता की ये बात सुनकर कदम का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अंदर से बिखरा हुआ कदम कुछ भी सुन सकता था, लेकिन ये नहीं। इतना सब बोलकर भी गुप्ता के कानों पर जू नहीं रेंगी थी और कदम फिलहाल सोच रहा था कि जिस नौकरी को उसने अपना पहला घर बना लिया था और जिस वजह से वो अपनी पत्नी सोनिया और बेटी ईशा से इतने वक्त से नहीं मिला था, उसने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। कदम की जिंदगी में अभी फिलहाल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। राकेश कदम के सामने दिक्कतों का पहाड़ नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही सिचुएशन नजर आ रही थी। राकेश के मन में चल रहा था कि वो ऑफिस छोड़कर कहीं भाग जाए, लेकिन कहां? अगर राकेश इस वक्त बैठा कुर्सी पे कुछ सोच पा रहा था तो वो सिर्फ सोनिया और ईशा के चेहरे थे। राकेश को अभी बस घर के बिस्तर पर सोनिया के साथ लेटना था, लेकिन उसे अंदर से बिल्कुल पता नहीं था कि उसे ये हक है भी या नहीं। सामने डीजीपी गुप्ता खड़ा था और राकेश को यूं खोया हुआ सा देखकर
उसे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि अपनी नौकरी के सामने गुप्ता किसी अपने का भी गला रखकर काट सकता था, लेकिन राकेश कदम को इस केस से निकालना उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। क्या सोच रहे हो राकेश? देखो, मेरे अगेंस्ट इस पूरी चीज में कुछ मत रखना, क्योंकि मेरे हाथ में तुम्हारा सस्पेंशन नहीं था। राकेश का जब ध्यान गुप्ता की तरफ गया तो उसकी आंखें लाल थी, अंदर गुस्सा और शर्म दोनों भरे थे। गुस्सा अभी नौकरी से निकाले जाने का, और शर्म इस बात की कि कदम की जगह इंस्पेक्टर यश अब उसकी कुर्सी पर था। इसलिए राकेश कदम ने 2 मिनट तक गुप्ता को एक नजर से देखा और फिर वहां से उठकर निकल गया। कदम ने अपनी वर्दी के ऊपर के 2 बटन्स खोल दिए और अपने सर पर मौजूद कैप को टेबल पर रख दिया। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, लेकिन अभी यहां से निकलना जरूरी था। गायकवाड़ और फर्नांडिस दोनों ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कदम सर भी ऐसा कर सकते हैं। राकेश ने ऑफिस से निकलकर एक काली पीली टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। राकेश ने बैठने के बाद 2 मिनट तक कुछ नहीं बोला और टैक्सी वाला पीछे देखने वाले शीशे में उसका चेहरा देखकर लगातार आवाज लगाए जा रहा था। किधर जाने का है साहब? साहब, ओ साहब, किधर जाने का है? अरे किधर जाना है सर? फिर टैक्सी ड्राइवर पलटा और उसने राकेश की बाजू पकड़कर जोर से हिलाया। हिलते ही राकेश को दिखा कि वो एक टैक्सी में बैठा है और सड़क के बीचों बीच उनकी गाड़ी रुकी है। राकेश थोड़ा सा हड़बड़ाया और उसने ड्राइवर की आंखों में आंख डालकर देखा। किधर जाने का है साहब? कितनी देर से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो वर्ली ले लो। राकेश के मुंह से छूटते ही वर्ली निकला, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस चॉइस थी। युक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विंग बी और हाउस नंबर 601, ये था राकेश का एड्रेस। और ये सोसाइटी कहीं और नहीं बल्कि वर्ली में थी। राकेश कहीं ना कहीं अंदर से जानता था कि वो धीरे धीरे उसी घर की तरफ जा रहा है जहां उसने इतने दिनों से शक्ल नहीं दिखाई थी। वो ये भी जानता था कि इसके बाद क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसे बस घर पहुंचना था, अपने लोगों से मिलना था। क्योंकि अक्सर इंसान जब पूरी दुनिया से धक्के और धोखे खा चुका होता है तो सबसे पहली चीज उसे अपने घर की याद ही आती है। यही कहानी थी मुंबई के इस सस्पेंडेड इंस्पेक्टर राकेश कदम की भी। राकेश की वो टैक्सी एक सिग्नल पर रुकी और उसने खिड़की से साइड में देखा। सामने 2 लड़के हाथ में मौजूद खाने के लिए लड़ रहे थे और तेज तेज चिल्ला रहे थे। असल में वो दोनों सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चे थे, लेकिन देखकर लग रहा था कि दोनों दोस्त भी हैं। मैं लाया ये, तू कहाँ से लाया रे? तूने तो अभी मेरे हाथ से ले लिया ये खाना। तो मैंने देखा और ले लिया, अब मैं खाऊंगा। पहले लड़के ने दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। अबे मेरा खाना वापस दे। तुझे चाहिए तो जाना, बाहर दूसरी गली में मिल रहा है, जाकर ले लेना वहाँ से। तू एक काम कर, अपने ले लिया और ये मुझे दे दे, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने तुझसे ले लिया, अब तू वापस नहीं ले सकता। ये सुनकर पहले लड़के ने दूसरे लड़के को धक्का दिया और हाथ से वो पनीर रोल खुद के खाने के लिए छीन लिया। ये करके वो पहला लड़का पीछे मुड़कर जाने लगा और नीचे गिरे हुए लड़के को अपने लिए खाना लेने उस गली में जाना पड़ा जहां पनीर रोल बांटे जा रहे थे। असल में वो रेड लाइट करीब 145 सेकेंड्स की थी और उसी बीच राकेश ने ये सब होते हुए देख लिया। शायद ये रेड लाइट उसकी जिंदगी की सबसे प्रोडक्टिव रेड लाइट थी, क्योंकि अभी जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा था वही उसकी जिंदगी में उसके सामने हो भी रहा था। इंसान की जिंदगी में वक्त वक्त पर रास्ते बदल देने के लिए फरिश्ते आते हैं। कुछ गलत फरिश्तों से टकराकर गलत रास्ता चुन लेते हैं और कुछ सही फरिश्तों से सही वक्त पर टकराकर सही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये फरिश्ते ज्यादातर टाइम इंसान रूपी ही होते हैं और ऐसा ही कुछ अभी राकेश के साथ हुआ जब उसने महसूस किया कि इंस्पेक्टर यश ने और कुछ नहीं, उसका पनीर रोल यानी उसकी कुर्सी छीनी है और वो अब एक ऐसे केस पर काम करने वाला है जो राकेश का था। आधा काम राकेश के करने के बाद वो खुद ही इस केस को क्लोज करना डिजर्व करता था, लेकिन गुप्ता ने यह पावर अब यश के हाथ में दे दी थी। इसलिए उसी टैक्सी में बैठे बैठे राकेश ने यह डिसाइड किया कि वो अब बाहर से ही रहकर इस केस को अपने दम पर इन्वेस्टिगेट करेगा। एक तरह से अच्छा भी है, आखिर पुलिस की वर्दी में परमिशंस की बहुत जरूरत पड़ती है। अब ये वर्दी नहीं होगी तो मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, ना कोई ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे। यही मौका है कि जो मैंने अब तक ढूंढा है उसकी बदौलत इस केस को सॉल्व करके वापस अपनी पोजीशन हासिल करूंगा।
इसके लिए फर्नांडिस की जरूरत शायद पड़ जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं हेल्प मांगूंगा तो वो मना नहीं करेगा। ये सब राकेश सोच ही रहा था कि तभी टैक्सी ड्राइवर की आगे से आवाज आई। वर्ली आ गया साहब, इधर किधर जाने का है? राकेश को होश आया और उसे पता चला कि वो वर्ली आ गया है और उसका घर यहाँ से 2 गली दूर ही था। लेकिन हिम्मत जुटाते हुए राकेश ने टैक्सी वाले से कहा, यहाँ आगे से राइट ले लो थोड़ा और कोने पर ही रोक देना दादा। टैक्सी वाले ने वही किया और पैसे देकर राकेश नीचे उतर गया। अपने ही घर की सोसाइटी के गेट से अंदर घुसते हुए राकेश को अजीब सी हिचक महसूस हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो राकेश का घर है। लेकिन अभी के लिए राकेश अपनी सोसाइटी में घुसा और उसे वर्दी में देखकर बाहर बैठे गार्ड ने सलाम किया। जवाब देकर राकेश सीधा बी विंग के गेट पर पहुंचा और वहां की लिफ्ट से 6th फ्लोर पर चला गया। सब कुछ देखा देखा लग रहा था, लेकिन फिर भी अनजानों की तरह उसे महसूस हो रहा था। अपने घर के दरवाजे के आगे पहुंचकर राकेश ने कदम निवास लिखा हुआ देखा। आंखें थोड़ी मायूस थी और हाथों को डोरबेल बजाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे आंखों से नमी पोंछकर राकेश ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और घर की डोरबेल बजा दी। तभी अंदर से ईशा की आवाज आई, जो अभी 9 साल की थी। मम्मी, मम्मी, शायद से पिज्जा वाले भैया आए हैं। प्लीज ओपन द डोर। ये सुनते ही राकेश को अंदर से बहुत बुरा लगा। ईशा के ये बोलते ही राकेश समझ गया कि सोनिया और ईशा ने अब उसका इंतजार करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि ये कारवां इतना लंबा चल गया था कि राकेश का नाम अब शायद दोनों की जुबान पर भी नहीं था। सोनिया ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला और सामने देखा तो राकेश खड़ा था। राकेश की हालत बिल्कुल अधमरे इंसान जैसी हो चुकी थी। उसे इस तरह से सोनिया ने कभी नहीं देखा था। 20 सेकंड्स के लिए पॉज होकर सोनिया राकेश को घूरती रही और राकेश सोनिया को। ना ही राकेश ने अंदर कदम रखा और ना ही सोनिया ने राकेश को अंदर बुलाया। तभी पीछे से ईशा भागती हुई आई। मम्मी, पिज्जा लाने में इतना लेट। जैसे ही ईशा सोनिया के पास पहुंची, वो सामने देखकर हैरान हो गई और ईशा की खुशी भरी आवाज ने ही सोनिया और राकेश की चुप्पी तोड़ी थी। पापा, पापा, आप इतने टाइम बाद कहाँ थे आप? ये बोलकर ईशा घर से बाहर निकलकर राकेश के गले लग गई और राकेश ने होश में आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोनिया की शक्ल को भुलाते हुए राकेश अपनी बेटी को अंदर लेकर गया। पापा, इतने दिन कहाँ थे? और मेरे लिए कुछ लाए नहीं आप? मम्मी कह रही थी कि आप बाहर किसी काम से गए हैं। राकेश ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि वो इतने दिनों बाद घर जा रहा है तो अपनी बेटी के लिए कुछ ले जाए। इस बात पर सोनिया ने बहुत ही गुस्से से उसे देखा, लेकिन राकेश अभी ईशा के साथ बिजी था। बेटा, पापा एक जरूरी काम से गए थे, एक गुंडे को पकड़ने। बताओ आपको क्या चाहिए, वही ला दूंगा। ऐसे बोलकर मंगवाने से क्या फायदा? आप खुद लाते ना। अच्छा ओके, अभी तुम वीडियो गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए अगली बार गिफ्ट पक्का लेकर आऊंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। राकेश ने ये वादा तो अपनी बेटी को कर दिया था, लेकिन जैसे हालात थे वो देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वापस कब आएगा और आएगा भी या नहीं। लेकिन फिलहाल ईशा जाकर वीडियो गेम खेलने लगी और सामने सोनिया ही बची थी। राकेश सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा और सोनिया आकर सामने खड़ी हो गई। राकेश को अपनी नजरों से दिख रहा था कि सोनिया सामने ही है, लेकिन वो ऊपर सर उठाकर नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो कुछ बोलता इससे पहले ही सोनिया उस पर टूट पड़ी। क्यों आए हो यहाँ आखिर? क्या जरूरत थी? ऑफिस वालों ने गद्दा छीन लिया क्या? या धर्मशाला है ये कि जब मन करा मुंह उठाकर आ जाओ? सोनिया का एक एक शब्द राकेश को चुभ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सब उसका बोलना जायज है। पिछले इतने दिनों से अपनी शक्ल ना दिखाने का गुस्सा बिल्कुल लाजमी था और इसीलिए राकेश ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और माफी वाले भाव से सोनिया को देखा। क्या घूर कह रहे हो? आई एम। हाँ, यू आर सॉरी राकेश। ऑफ कोर्स यू आर एंड यू शुड बी। ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सॉरी बोल रहे हो। अभी मेरी गलती होती तो घर सर पर उठा लेते। तुम्हारी वजह से ही जॉब छोड़ी थी मैंने, जब तुमने कहा था
कि ईशा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि तुम्हारा मतलब था मुझे अकेले ईशा का ध्यान रखना होगा। उसने कम से कम 100 बार पूछा होगा मुझसे कि तुम कहाँ हो, लेकिन जवाब मेरे पास नहीं था। गायकवाड़ और फ्रेंड्स को भी कॉल लगाए, लेकिन नहीं, तुम्हारे गुंडे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें पकड़ लो और उन्हीं के साथ फैमिली बसा लो। यहाँ आए ही क्यों? राकेश सोनिया को समझाने लगा कि वो अपना मुंह बंद करे, लेकिन सोनिया ने मुंह बंद करने की बजाय वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। वो अपने कमरे में चली गई और राकेश से पानी तक पीने के लिए नहीं पूछा। राकेश अपने सर पर हाथ धरे सोफे पर बैठा था और सोच रहा था कि सोनिया का मूड ठीक करने के लिए वो क्या कर सकता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिखाई दे रहा था तो वो बस इंस्पेक्टर यश का चेहरा था, जिसने राकेश से उसकी कुर्सी छीनी थी और इस केस को सॉल्व करके खुद को प्रूव भी करना था। फिलहाल राकेश ने डिनर का प्लान बनाने का सोचा और सोनिया के पास उठकर जाने लगा। राकेश कमरे तक पहुंच पाता कि उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा, जो सोफे पर पड़ा हुआ था। वो पहले फोन की तरफ गया और एक अननोन नंबर से कॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल बिना कुछ सोचे समझे उसने फोन उठाया और सामने से एक आदमी की आवाज आई। क्या हाल है इंस्पेक्टर राकेश? ये सारा माल कहाँ से आ रहा है और ये कौन संभाल रहा है? यही सवाल ढूंढते हुए घूम रहे हो ना? इसका जवाब है मेरे पास। बोलो, साथ में पकड़ोगे मुजरिम को? इस अनजान इंसान ने यह कहकर फोन काट दिया और राकेश वहां खड़े खड़े सन्न हो गया कि आखिर ये किसका नंबर है और कोई उससे क्या करवाना चाहता है। कॉल पर इस तरह से एक अनजान आवाज को इतने बड़े केस की बात करते सुन राकेश अलर्ट हो गया। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? राकेश ने चिल्लाते हुए फोन से आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। राकेश ने फिर से कॉल लगाने की बार बार कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो नंबर आउट ऑफ रीच जा रहा था, लेकिन राकेश जानता था किसी ने उसे सोच समझ कर ही कॉल किया होगा, क्योंकि एक इंस्पेक्टर से कोई इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई था तो वो खुद विक्की था। फिलहाल विक्की एक अंडरग्राउंड गोदाम में बैठा था, जो घाटकोपर के पास एक बंजर जगह पर था। सारा माल वहां टनल से होकर आता था और फिर बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। विक्की जानता था कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। जिस तरह से सरकार की सख्तियां चल रही हैं, उसे कुछ ना कुछ कदम ऐसा लेना ही था जिससे वो पुलिस का ध्यान बटा सके। आखिर संजीव किसी ना किसी तरह बच जाता, लेकिन विक्की के फिलहाल एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा दुश्मन थे, संजीव भी और पुलिस वाले भी। विक्की इस सब धंधे के चलते पूजा के बारे में बिल्कुल भूल गया था। हर दिन वो उसे 2-3 कॉल करती थी, लेकिन विक्की फोन नहीं उठाता था। उसका प्लान अब बहुत बड़ा हो चुका था। मोहंती भाई, मुंबई में भले इस दवाई की कमी है, लेकिन ये दवा बाहर जरूर पहुंचनी चाहिए। इसका मार्केट सिर्फ इस बड़े शहर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में है। सही कह रहे हो विक्की भाई, लेकिन मुंबई में आपको इस बरसात के थोड़े बहुत छींटे गिराने होंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारा माल रोक के रखेंगे तो कोई भी फिर शक करेगा। छींटे नहीं, पूरी बाल्टी बहा देंगे मोहंती। लेकिन पहले मुझे अब ये धंधे के बारे में सत्तू को बताना है। मैं मुंबई से बाहर इस धंधे को बढ़ाऊंगा और मुंबई में हमारा सत्तू टेक ओवर करेगा। विक्की ये बोलते हुए उस पुड़िया की तरफ देख रहा था, जो फिलहाल एक कांच की पाइप में डाली जा रही थी। पुड़िया का दाम सस्ता हो गया था और कांच की पाइप में दुनिया तक पहुंचाए जाने वाला माल सुप्रीम क्वालिटी का था और महंगा भी था। ये पूरे धंधे का स्ट्रक्चर विक्की ने अपने दिमाग से बनाया था और दूसरी तरफ वो ज्यादातर अपने कमरे से बाहर रहता था। विक्की जानकर जब कमरे पे जाता था तो वो सारे सबूत वहीं गोदाम में दफना देता और अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाकर घर के नीचे खड़ी कर देता था। फिलहाल किसी को भी अगर विक्की पर शक होता तो उसका पूरा प्लान खराब हो सकता था। लेकिन रोज सुबह जब वो संजीव के माथे पर उस दुकान में बैठे हुए चिंता की वो शिकन देखता था तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती थी। संजीव का सबसे बड़ा चाहने वाला ही उसका सबसे बड़ा ना चाहने वाला दुश्मन बन गया था। विक्की ने बहुत धक्के खाने के बाद ये मुकाम हासिल किया था और वो शुक्रगुजार था कि संजीव ने उसे उस दिन धक्के देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर संजीव ऐसा नहीं करता तो विक्की
कभी इतना सोच नहीं पाता, और अभी जो उसके पास है वो सब उसे नहीं मिलता। फिलहाल वो सत्तू को समझाने और अपनी तरफ करने के लिए कमरे की तरफ निकल गया, और दूसरी तरफ संजीव को जो चिट्ठी आई थी उससे डर कर बचने के लिए वो कहीं और छुपने की सोचने लगा। जाधव, विष्णु और देव तीनों को ही संजीव ने भेज तो दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। जब बीटा एक वीडियो कॉल पर बैठकर उसकी बुरी हालत कर सकता था, तो मिलने के लिए एक अलग आइलैंड पर जाना तो बहुत ही डरावनी बात थी। किसी भी वक्त गाड़ी लेने आती ही होगी। इससे पहले कि कोई लेने आए मुझे छुपना होगा, लेकिन कहां? ये सब सोचते हुए संजीव के चेहरे का खौफ निकल निकल कर बाहर आ रहा था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे ही उसने जाधव को फोन लगाया और उसके उठाने से पहले ही हड़बड़ाने लगा। जाधव, जाधव, फोन उठा। जाधव ने फोन उठाया और संजीव ने पहला ही सवाल पूछा। अरे कहाँ हो जाधव? जाधव संजीव की आवाज सुनकर थोड़ा सा दंग रह गया, क्योंकि वो तीनों अभी तो संजीव के घर से आए थे। अरे संजीव भाई, अभी तो आपके यहाँ से निकले हैं? बस बाहर सड़क तक आए हैं, कुछ काम है क्या? संजीव माहेश्वरी, जिसने आज तक अपने नीचे काम करने वाले लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी और ना ही झुककर बात की थी, वो आज बिल्कुल टूट गया। तुम्हारे घर में जगह मिल सकती है क्या थोड़ी देर? जाधव को एक बार को तो ये सवाल समझ नहीं आया, लेकिन संजीव की समझ से सब कुछ बाहर था। डर डर में वो इतना ही सोच पा रहा था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका पर्सनल मोबाइल नंबर भी बीटा की टीम ने टैप किया हुआ है और वो ये सारी कन्वर्सेशन सुन सकता है। अरे हाँ संजीव भाई, ये कैसा सवाल हुआ? लेकिन हुआ क्या है? आप बहुत तंग नजर आ रहे हो। ज्यादा सवाल जवाब मत करो तुम, बस जितना पूछा है उतना ही बताओ। हाँ संजीव भाई, मैं अभी लेने आया आपको, दुकान पर मिलो। ये बोलकर जाधव दुकान की तरफ भागा और संजीव भी नीचे गली में दुकान पर पहुंच गया। संजीव ने शटर भिड़ाकर उस दरवाजे पर ताला लगाया और इतने में ही जाधव उसे लेने आ गया। चलो संजीव भाई। ये बोलकर जाधव आराम आराम से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और संजीव को ध्यान से देख रहा था। संजीव के चलने में ही चिंता, डर और दहशत साफ देखी जा सकती थी। चेहरे पर से पसीना बह बह कर निकला जा रहा था। भाई आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर के पास चलना है क्या? जब से वो चिट्ठी आई है तब से आपकी हालत। जाधव ये बोलता कि संजीव ने उसकी तरफ देखकर चुप रहने को कहा। ये इशारा करके संजीव के चलने की स्पीड भी कम हो गई और उसने धीरे से कान लगाकर किसी चीज को सुनने की कोशिश की। ये आवाज एक कार की थी और जब संजीव पीछे मुड़ा और वो पीछे से ही आ रही थी, एक लग्जरी गाड़ी जिसका नंबर 4x0 था और इसके अलावा कोई स्टेट, कंट्री का कोड उस पर नहीं था। संजीव ये देखते ही समझ गया था कि ये बीटा के लोग हैं जो उसे लेने आए हैं। उस गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख संजीव ने भागना शुरू कर दिया और जाधव को भी आवाज लगा दी, जाधव भाग! जाधव को वो संजीव का मुड़ना, गाड़ी को देखकर चिल्लाना, इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया और वो भी संजीव के साथ बिना सवाल किए हुए पीछे पीछे भागने लगा। कुर्ला की उन गलियों के बारे में संजीव को बहुत ही बेहतर तरीके से पता था। अगर वो आंख बंद करके भी भागता तो शायद खुद को बचा सकता था, लेकिन वो गलत था। बीटा की एक ही नहीं बल्कि 4 गाड़ियां लेफ्ट, राइट, सामने और पीछे से उसका पीछा कर रही थी। लेकिन इससे पहले ही संजीव एक संकरी सी गली में मुड़ गया जो एक घर की बिल्डिंग में खुलती थी। उस गली में जाकर संजीव वहां मौजूद सीढ़ियों पर मुड़कर बैठ गया और जाधव ने भी ठीक वैसा ही किया। इतना काफी नहीं था कि संजीव ने अपने सर के ऊपर ही एक काले कपड़े पहने इंसान को देखा जो अंधेरे में टॉर्च मार रहा था। संजीव पर जैसे ही वो टॉर्च पड़ी तो वो बिना सोचे समझे और आगे की तरफ भाग गया और उन गलियों के अलग अलग घरों को बीच में से पार करके सड़क पर निकल आया। यहां तक संजीव ने बीटा की 4 गाड़ियों को लांघ लिया था और सड़क पर पहुंचते ही वो डॉकयार्ड की तरफ भागने लगा। लेकिन आगे ही रेड लाइट पर फिर से बीटा के लोग मौजूद थे जिनके बारे में संजीव को नहीं पता था। हड़बड़ी में जाधव के साथ भागते हुए वो वहीं पर पकड़ा गया और आगे नहीं जा पाया। छोड़ो, छोड़ो मुझे! जाधव, विष्णु और देव को बुलाओ! संजीव की इतनी सांस चढ़ चुकी थी कि वो ये सब बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों ने जाधव को भी पकड़ लिया था क्योंकि वो संजीव के साथ भाग रहा था। पकड़ने वो सिर्फ संजीव को आए थे, लेकिन जाधव तो बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो चला था। इधर संजीव के साथ जाधव भी अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन जाधव को कहां पता था
कि संजीव जिसके लिए काम करता है ये लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, यानी उसके भी बॉस के बॉस। रेड लाइट पर ज्यादा फड़फड़ाते हुए इन दो कबूतर को उन लोगों ने बेहोश कर दिया और सीधा गाड़ी में डाल दिया। फिलहाल संजीव और जाधव की आंखें बंद थी और बिल्कुल शांत। दोनों को जब होश आया तो वो दुनिया के अजब से आइलैंड पर थे जिसका नाम डियोमेड आइलैंड था। ये आइलैंड चाइना के ठीक राइट में था, जो बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही खतरनाक था। इस आइलैंड पर बीटा के जगह जगह पोस्टर्स लगे थे और थीम पूरा वेपन्स और हथियारों पर था। जैसे ही संजीव और जाधव की आंख खुली और उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। पीछे पानी था और आगे रेत थी। रेत पर आगे बढ़ते बढ़ते ही उन्होंने वो बीटा के पोस्टर्स और इतने सारे हथियार रखे हुए देखे। असल में उस रेत से होते हुए सभी रास्ते बीटा के बंकर की तरफ जाते थे, तो वो दोनों कहीं भी चलते तो वहीं पहुंचते। ठीक 15 मिनट बाद चलते चलते ऐसा ही हुआ और वो एक पिंक सी लाइट में बीटा के पास पहुंच गए, जहां बाहर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। उन सब गार्ड्स के हाथ में भी संजीव की फोटो थी, जिसे संजीव देखकर समझ गया था कि अंदर और कोई नहीं बल्कि बीटा ही है। संजू भाई, ये लोगों के हाथ में आपका फोटो, हमारा माल यहाँ भी जाता है क्या? जाधव का ये सवाल देखा जाए तो बहुत मजाकिया था, लेकिन संजीव को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि दोनों को शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था और टूटा हुआ सा। नहीं जाधव, माल यहाँ से आता है। जाधव ये सुनकर हैरान हो गया और इतने में वो अगला सवाल पूछ पाता संजीव का नंबर लग चुका था। साथ में उसके जाधव भी अंदर जाने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्हें अंदर से यही खबर मिली थी कि सिर्फ संजीव को अंदर भेजना है। लेकिन तभी उनके पास मैसेज आया और जाधव भी संजीव के साथ अंदर की तरफ चल दिया। जाधव को ये एक एटीट्यूड वाली चीज लगी और उसने छाती चौड़ी कर ली, क्योंकि जहां उसे अभी जाने नहीं दिया जा रहा था वहीं लोग उसका अंदर स्वागत कर रहे थे। लेकिन जाधव को अभी ये नहीं पता था कि अंदर उसके साथ क्या होने वाला है। उसने देखा कि अंदर एक आदमी मुंह ढककर सिंहासन पर बैठा है और जाधव के साइड से ही 2 अफ्रीकन लोग निकल रहे थे जो बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रहे थे। संजीव ने भी ये नोटिस कर लिया और वो खुद को अंदर से तैयार कर रहा था। दोनों ही फिलहाल जाकर बीटा के सामने खड़े हो गए और इससे पहले कि बीटा कुछ सवाल करता, दोनों को एक कारपेट पर खड़ा किया गया। जैसे ही जाधव और संजीव के पैर उस कारपेट पर पड़े, नीचे से एक जंजीर रूपी चेन निकल कर आई और उनके दोनों पैरों को पकड़ लिया। जाधव ये देखकर थोड़ा सा चिल्लाया भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि साइड से एक रोबोट ने आकर उसका मुंह इतनी जोर से पकड़ा कि उसके 2 दांत भी टूट गए। अब दोनों चुपचाप खड़े थे और तभी बीटा ने साइड से एक बटन दबाया, जिससे उस कारपेट में करंट फैल गया और वो दोनों कांपने लगे। अंदर से पूरी तरह से निचुड़कर दोनों जमीन पर गिर पड़े और फिर बीटा ने उस बटन को वापस दबाकर करंट देना बंद कर दिया। बीटा ने वो करंट देना बंद जरूर किया था, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। सामने खड़े संजीव और जाधव दोनों ही दर्द के मारे अंदर अंदर कराह रहे थे, क्योंकि अभी दोनों ने देखा था कि जब जाधव ने चिल्लाने की कोशिश की तो पास खड़े रोबोट ने क्या किया था, और उस बटन को अपने हाथों से दबाते हुए उन्हें बीटा के भाव भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसने मुंह ढका हुआ था। जैसे ही उसने वापस बटन दबाकर वो करंट दिया, दोनों से खड़ा नहीं रहा गया और उसी कारपेट पर लेट गए। तड़प तड़प कर पहले संजीव नीचे गिरा और उसके पीछे ही जाधव भी। ये देखकर बीटा की थोड़ी सी हंसी निकली। फिर बीटा ने बोलना शुरू किया। असल में वो खुद तो चाइनीज में ही बोल रहा था, लेकिन उसके साइड में मौजूद रोबोट एक ट्रांसलेटर भी था। फिलहाल जब संजीव और जाधव अंदर घुसे थे तो वही रोबोट उन 2 अफ्रीकन लोगों से अलग भाषा बोल रहा था और अब इन दोनों के सामने हिंदी में बात कर रहा था। मिस्टर संजीव, मैं जितना अंडरस्टैंडिंग हूँ उतना ही डेंजरस भी हूँ। मैंने तुम्हें 3 साल पहले एक ही शर्त पर बचाया था और तुमने वही चीज पूरी नहीं की, और तो और मेरे पूरे सप्लाई चेन को खराब कर दिया। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, तब नहीं मिली तो अब मिलनी चाहिए, और ये साथ में अपने ही राइट हैंड को भी ले आए। इसकी तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये तुम्हें इतना ही अपना मानता है
तो इसे समझाना होगा कि तुम मेरे लिए काम करते हो, बीटा के लिए, और जब काम पूरा नहीं होता है तो ये हशर किया जाता है। इसलिए मेरे काम को कोई ना नहीं करता। ये बोलते ही बीटा ने अगले 1 मिनट तक दोनों को फिर से करंट दिया और फिर उसका ही एक आदमी पीछे से वहां आ गया और दोनों की जंजीर खोलकर अगले पड़ाव के लिए ले गया। संजीव को हमेशा से पता था कि जिस काम को उसने करने का प्रॉमिस किया है, अगर वो नहीं किया गया तो उसे दुनिया का सबसे बुरा दर्द दिया जा सकता है। और आज वही दिन था। वो आदमी जब दोनों को लेकर जा रहा था तो दोनों ही थोड़े थोड़े होश में थे, बस इतना कि चल पा रहे थे। एक तरफ संजीव मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश सिर्फ कोशिश तक ही सीमित रह गई। लेकिन जाधव ने थोड़ी सी अजीब आवाज निकालते हुए उस आदमी से सवाल किया, कहाँ? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो। अरे छोड़ मेरे को, छोड़ मुझे। जाधव चाहता था कि वो इंसान उसे छोड़ दे, लेकिन उसके बोलते बोलते ही उस निर्दयी आदमी ने जाधव और संजीव दोनों के कपड़े उतार दिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फाड़ दिया। वो कपड़े फाड़कर दोनों को उसी हालत में एक बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया। बर्फ की सिल्ली पर लिटाने के लिए भी वहां 2 लोग थे, जिनका काम सिर्फ ये था कि अगर कोई यहां लेटे तो उसे उठने न दिया जाए। और वो फिलहाल संजीव और जाधव के साथ यही कर रहे थे। गले से दोनों चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। करीब 1 मिनट उस बर्फ पर लिटाने के बाद दोनों को वहां से निकालकर कुनकुने गर्म पानी में लिटाया गया, जिसका टब साइड में ही मौजूद था। यह करीब 10 बार रिपीट हुआ। 10 बार बर्फ से गर्म पानी में और 10 बार गर्म पानी से बर्फ पर। संजीव और जाधव दोनों की स्किन धीरे धीरे उतरनी शुरू हो गई थी। संजीव का मुंह नीला पड़ चुका था और आंखें किसी चौकीदार की तरह पूरी खुली थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी कॉमा में चली गई। संजीव को अंदर से जाधव को साथ लाने पर और भी बुरा लग रहा था। उसकी वजह से एक नहीं बल्कि 2-2 शरीर को दुख भोगना पड़ रहा था। जब ये सब हो रहा था तो संजीव को वो दिन याद आया था जिस दिन बीटा ने उसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर पकड़ा था। संजीव अक्साई चीन और इंडिया के बॉर्डर पर बुरी तरह से दौड़ लगा रहा था और उसके पीछे कुछ चाइनीज सोल्जर्स यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ लोग पड़े थे। बस किसी भी तरह से आज बच जाऊं, इसके बाद से कभी यहाँ सप्लाई करने नहीं आऊंगा। जरूर किसी ने खबर बदल दी होगी और जो हर रोज पेट्रोल करने वाली टुकड़ी थी उसकी जगह कुछ और लोग आ गए। फिलहाल संजीव मन में सोच रहा था कि आखिर किसने ये खबर ऊपर तक पहुंचाई होगी, क्योंकि जिन लोगों को वो ड्रग्स पहुंचाता था वो 2 साल से उसी बॉर्डर पर सेम वक्त पर उससे मिलते थे। लेकिन आज एक काला मास्क पहना हुआ इंसान जब उससे ड्रग्स लेने यहां आया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। संजीव को तभी पता चल गया था कि शायद वो किसी मुसीबत में पड़ने वाला है और वो बॉर्डर के साइड में ही मौजूद गांव के लिए भागने लगा। संजीव एक आम ड्रग ट्रैफिकर था जिसका परिवार सुखी था, लेकिन उसका ये पैसे कमाने का तरीका उसे बहुत सताता था। अफगानिस्तान बॉर्डर से एक स्पेशल माल चाइना बॉर्डर तक पहुंचाने के उसे ज्यादा पैसे मिलते थे। देखा जाए तो संजीव के घर किसी ऐशो आराम की कमी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पैसों की भूख के लिए ये सब किया करता था। महीने में 2 डिलीवरीज करनी होती थी और आज जून के महीने की ये दूसरी डिलीवरी थी। मौसम साफ था और भागते भागते संजीव का एक पत्थर से पैर टकराया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। संजीव जैसे ही जमीन पर गिरा, पीछे से करीब 20 बंदूकें उसे अपने सर पर तनी हुई दिखाई थी। उसने तुरंत समझदारी दिखाकर हाथ ऊपर किए और खुद को उस काले मास्क वाले इंसान के हाथों सरेंडर कर दिया। वो काले मास्क वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि बीटा था। बीटा की ड्यूटी अभी 1 महीने पहले ही इंडियन बॉर्डर पर लगाई गई थी, क्योंकि चाइनीज सरकार के पास खबर थी कि अक्साई चीन के बॉर्डर पर आर्मी के लड़के बहुत नशा करने लगे हैं और चाइना इतिहास नहीं भूल सकता था। वो वक्त जब ब्रिटिशर्स ने उनके पूरे यूथ को ड्रग्स का एडिक्ट बनाकर पूरे देश पर कब्जा जमा लिया था। वही चीज होने से चाइना डर रहा था, इसीलिए बीटा को स्पेशली उस एरिया में भेजा गया था ताकि वो चीजें ठीक कर सके। और बीटा हमेशा से ही चाइना का एक स्मार्ट और रिलायबल ऑफिसर रहा था। उसने 1 महीने में चीजों को परखा
और तुरंत संजीव को पकड़कर अपने सामने गिरा दिया। माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे जाने दो। संजीव ने जैसे ही ये बोला, साइड में खड़े एक सोल्जर ने बीटा को चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बीटा ने बिना कोई जवाब दिए ही संजीव को वापस बॉर्डर पर लेकर आने का इशारा किया और इस बार वो उसे थोड़ा सा चाइना की तरफ ले गया। जैसे जैसे संजीव आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसे आम लोग भी दिख रहे थे। ये था चाइना का जियांजिंग प्रोविंस, एक ऐसी जगह जहां कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। लेकिन जो लोग वहां काम कर रहे थे वो लगभग सभी मुस्लिम्स थे। कोई इक्का दुक्का ही था जो या तो रशियन था या कोई अंग्रेज जो गलती से वहां फंस गया था। किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी, बल्कि सिर्फ खौफ था। बीटा ने जाकर उस प्रोविंस के बीचों बीच जहां लोगों के टेंट लगे थे वहां संजीव को बांध दिया और अपने ट्रांसलेटर के थ्रू उससे बात करने लगा। तुम इंडियंस को क्या लगा हमारे सोल्जर्स को ड्रग्स सप्लाई कर करके अपना बॉर्डर हमारी तरफ पुश कर लोगे? ऐसा सपने में भी मत सोचना। यहाँ तुम्हारे जैसे 1000 इंडियंस काम कर रहे हैं और वो भी फिजिकली डिसेबल्ड। संजीव ये बात सुनकर डर गया। उसने ये तो सुना था कि पास के बॉर्डर वाले गांव से काफी लोग गायब हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग यहां लाए जाते हैं और उनसे ऐसी हालत में काम करवाया जाता है। संजीव की नजर आसपास घूमी तो उसने एक लाइन को देखा जहां लोग एक साथ खड़े थे और उस लाइन के आगे खड़ा एक आदमी उन्हें 4-5 बूंद पानी पिला रहा था। जिसका भी नंबर आ रहा था वो और पानी मांग रहा था, लेकिन वो आदमी उन्हें थप्पड़ मारकर आगे करता जा रहा था। बेरहमी और बेशर्मी से औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा था और ये देखकर अंदर से संजीव का गला सूख रहा था। सॉरी चीफ, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता जैसा आप सोच रहे हैं। ना ही इंडिया ऐसा चाहता है। मैं तो बस वो आपके कहने पर ही वो सब डिलीवर करता था। अब कभी यहाँ पर आसपास दिखूंगा भी नहीं। दिखोगे नहीं मतलब जाओगे कहाँ और आखिर कैसे जाओगे? क्योंकि जाने के लिए तुम्हारे पास टांगे बचेंगी तब ना। ये बोलकर बीटा ने अपने लोगों को संजीव की टांग उसके शरीर से अलग करने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही संजीव को ये समझा, उसने चिल्लाना और दहाड़ना शुरू कर दिया। वो बस चिल्लाते हुए बीटा को कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। सच में मैं कुछ भी करूंगा, इंडिया के लिए नहीं, चाइना के लिए। जो कहोगे वो करूंगा, जिस हद तक जाना पड़े जाऊंगा। प्लीज ये मत करो, प्लीज। हम इंडिया को बर्बाद करेंगे। आपको नफरत है ना इंडिया से? पूरे इंडिया को ड्रग्स की आदत लगा देंगे। जो ब्रिटिशर्स ने आपके साथ किया, आप इंडिया के साथ कर लो और पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां सरकार बदल दो। पर प्लीज मुझे छोड़ दो। संजीव माहेश्वरी एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसे सब पता था कि दीन दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। जब से चाइना और इंडिया सोल्जर्स की आपस में झड़प हुई थी, तभी से दोनों देशों की बिल्कुल नहीं बनती थी। एक तरफ चाइना इंडिया के नक्शे पर अपना हक जमाना चाहता था और दूसरी तरफ इंडिया अपना हक वापस लेना चाहता था। इसी कश्मकश में दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और फिलहाल संजीव ने जो शब्द हिंदी में बोले थे वो सब उस ट्रांसलेटर ने बीटा को चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताए। ये सुनते ही बीटा ने अपने उन लोगों को रोका जिनके तलवार संजीव की एक एक टांगों पर थी, बल्कि संजीव की एक टांग की थाई पर तो कट लग भी चुका था, लेकिन उससे इतना ही खून बहा था कि वो फिर से ठीक हो जाए। बीटा ने संजीव को अलग से एक टेंट हाउस में रखा और उसके बाद संजीव से वो करवाया जो वो चाहता था। उसी दिन की बदौलत संजीव आज इस तरह से दर्द झेल रहा था, क्योंकि करीब एक हफ्ते बाद जो बीटा और संजीव की डील हुई थी उसमें यह सब बताया गया था। संजीव को 2 महीने उसके बाद ट्रेन भी किया गया था, जिसके लिए स्पेशली ब्रिटिश प्रोफेसर्स को यूके से बुलाया गया था। अपनी जिंदगी का यह हिस्सा संजीव कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि इसके बाद से संजीव कभी घर नहीं लौटा था और उसने कुर्ला की गलियों में अपने आप को ड्रग माफिया बना लिया था। संजीव के परिवार ने भी उसे भुला दिया था और अभी वो बीटा की जेल में बंद था, जहां इंसानों को
जानवरों की तरह मारा जाता था। अपने आप को इस विवश हालत में पाकर संजीव बहुत दुखी था। जैसे ही बीटा के लोगों ने दोनों के साथ ये वाला टॉर्चर खत्म किया तो उसके बाद उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसके अंदर रोशनी घुसने का नाम भी नहीं लेती। करीब 3 दिन बाद संजीव और जाधव को उस अंधेरे डिब्बे से बाहर निकाला गया और पानी दिया गया। दोनों के दोनों ही खुद को भुला चुके थे। वैसे तो इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन फिर भी उसके इमोशंस उसे थोड़ा सा जानवरों से अलग कर देते। फिलहाल संजीव और जाधव दोनों के इमोशंस भी खत्म हो चुके थे। 3 दिन बाद उन दोनों को बीटा के सामने वापस लाया गया और दोनों ही अधमरी हालत में थे। मिस्टर संजीव, तुम्हें अब शायद पता चल गया है कि मेरे ऑर्डर्स ना फॉलो करने पर या मुझसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ने पर क्या हो सकता है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन इस तरह से तुम साथ को छोड़ नहीं सकते हो। इसलिए तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी ही वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारे ड्रग्स के बिजनेस को पूरी तरह से तुम्हारे ही स्टूडेंट विकी ने टेक ओवर कर लिया है। पूरे मुंबई और आसपास से लेकर दूर के इलाकों में वो ही सप्लाई को संभाल रहा है। अब वो ये संभाल रहा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे संभालना चाहिए। अगर चाहता तो मैं विकी को बुलाकर उसके साथ भी डील कर सकता था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो और चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। बीटा ये सब दोनों को बता रहा था, लेकिन उन्हें आधी बातें ही समझ आ रही थी। लेकिन संजीव को अंदर तक ये समझ आ गया था कि विकी की वजह से ही उसे यहाँ बुलाया गया है और उसी की वजह से उन दोनों की ये हालत हुई है। बीटा ने जैसे ही अपना प्रवचन खत्म किया, दोनों का एक एक हाथ पकड़कर 2 गार्ड्स उन्हें बाहर की तरफ ले गए। और बाहर की तरफ जब संजीव और जाधव को ले जाया जा रहा था तो 2 मुस्लिम लोगों को अंदर लेकर आ रहे थे। ये दोनों मुस्लिम भी फिलहाल उतने ही डरे हुए थे, पर संजीव को वहां घुसते हुए अफ्रीकन्स दिखे और अभी बाहर जाते हुए मुस्लिम। वो सोचना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। फिलहाल 2 गार्ड्स उन्हें बाहर लेकर आए और दोनों ने एक लकड़ी की कश्ती में उन्हें बिठाया और यूं ही छोड़ दिया। संजीव और जाधव इतने दिन के टॉर्चर के बाद खुली हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन 2 दिन उसी कश्ती पर वो बेहोश पड़े थे। जब उन्होंने वापस अपनी आंखें खोली तो वो घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगे। उसी कश्ती को चलाकर वो वापस मेनलैंड तक पहुंचे, लेकिन दोनों के दोनों ने पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यश अपने केबिन में बैठा अभी भी उन गरीब लोगों को अटैक करने में लगा था जो ड्रग्स का धंधा करीब 5 साल पहले किया करते थे। ये गायकवाड़ और फर्नांडिस दोनों ही अच्छी तरह से जानते। एएसआई गायकवाड़ की भी अब फर्नांडिस से फिर से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों की मेहनत ही इस केस को सुलझाने में कुछ काम नहीं आई थी। ये यश येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। वो इससे कुछ नहीं रहा है, लेकिन दिखा ऐसे रहा है जैसे पूरी दुनिया का उद्धार करने ये ही भगवान आया है। कुछ तो झोल है गायकवाड़। ये यश इस तरह से चुपचाप काम तो नहीं करता। डीजीपी का भी मुंह बस इसलिए बंद है क्योंकि ये हरकतें कर रहा है और सब मुंबई से ही करने की कोशिश कर रहा है, तो सबकी नजरों में भी है। उसमें तो कोई 2 राय नहीं है, लेकिन इसके सिंघानिया और सक्सेना दोनों बॉलीवुड की बड़ी फैमिली से रिश्ते थे ना। एक बार सक्सेना के बेटे के दोस्त को रेव पार्टी से इसी ने तो बचाया था। वही तो बात है गायकवाड़। ऐसा कैसे हो सकता है कि यश मुंबई में है और इन लोगों को खबर नहीं है? कुछ तो इनका सीक्रेट है जो हमें नहीं पता। फिलहाल मुझे लगता है सब सुमड़ी में हो रहा है, क्योंकि खुलेआम करेगा तो पिछली बार की तरह ही पकड़ा जाएगा ना। तो पता तो हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो 18 घंटे ऑफिस में ही रहता है, किसी को शक भी कैसे होगा? और छुट्टी? जिस दिन छुट्टी लेता है उस दिन नासिक अपने परिवार से मिलने जाता है, वो भी 2 हफ्ते में एक बार। गुप्ता ने इसे टिकट्स प्रोड्यूस करने को बोला है, उसके बगैर इसे छुट्टी नहीं मिलती। गायकवाड़ और फर्नांडिस दोनों समझ चुके थे कि इंस्पेक्टर यश पर डीजीपी ने पूरी तरह से सख्ती की हुई है, लेकिन कुछ तो कड़ी थी जो अभी भी मिसिंग थी। इसी को ढूंढने के लिए दोनों के दोनों यश को ट्रैक करना चाहते थे।
फिलहाल एक कांस्टेबल उन दोनों के पास आया और गायकवाड़ को आवाज दी। गायकवाड़ सर, आपको इंस्पेक्टर यश ने बुलाया है। गायकवाड़ तुरंत खड़ा हुआ और यश के केबिन में पहुंच गया। अपने ही पुराने दोस्त को इस तरह से इतना ऊपर पहुंचते हुए देखकर गायकवाड़ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिलहाल वो खुश था कि यश ने उसे बुलाया है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। गायकवाड़ उसके केबिन में घुसा और उसे सैल्यूट किया। गायकवाड़ रिपोर्टिंग इंस्पेक्टर। आओ गायकवाड़ आओ, क्या लोगे, चाय या ठंडा? इंस्पेक्टर यश ने जब गायकवाड़ से ये पूछा तो वो शर्मा गया। उसे लगा कि यश को उससे लंबी बात करनी होगी किसी चीज के बारे में। ऐसी भी क्या जरूरत थी मेहमान नवाजी की, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो दोपहर के 3 बजे है वैसे भी। अरे यार तुम भी ना गायकवाड़, खोल के बोलो ना आखिर क्या लोगे। अच्छा इतना कह रहे हो तो एक गरम चाय हो जाए। ये हुई ना बात, जाओ एक मेरे लिए भी लेते आना, क्विक, गो फास्ट। ये बोलकर यश जोर जोर से अपनी कुर्सी पर बैठा हंसने लगा। वो इतना हंसा कि गायकवाड़ को सामने बैठे हुए अजीब सा महसूस होने लगा। हंसते हंसते यश की नजर वापस गायकवाड़ पर गई, जो काफी नर्वस नजर आ रहा था। अरे गायकवाड़ क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, और गए क्यों नहीं? जाओ ना, अब तक यहीं बैठे हो। इस बार यश ने ये बहुत सीरियस होकर बोला और गायकवाड़ सीधे केबिन से बाहर जाने लगा। गायकवाड़ का ये व्यवहार उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और जैसे ही गायकवाड़ ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, इंस्पेक्टर यश ने उसे फिर से रोक लिया। और हाँ, यश स्पेशल लाना, हाँ, क्योंकि अब की बार मैं एक नहीं बल्कि 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। गायकवाड़ ये सुनकर और तेजी से बाहर की तरफ निकल गया और इंस्पेक्टर यश को उसकी चाय देने छोटू को भेज दिया। जब गायकवाड़ ने यह पूरा किस्सा फर्नांडिस को बताया तो फर्नांडिस ने यश की इस पूरी हरकत से एक ही चीज को खोद के निकाला। 2 दिन की छुट्टी गायकवाड़, 2 दिन की छुट्टी। 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा है यश, और साथ में उसने तुझे खुद से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि वो घर जा रहा है। इसका मतलब समझ रहा है ना तू? इसका क्या ही मतलब होगा फर्नांडिस, जब मैंने ही तुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके छुट्टी लेता है और मैंने खुद उसकी टिकट्स के प्रिंट आउट देखे हैं। मुझे क्या, ये बात पूरे ऑफिस को पता है। अरे गायकवाड़, ट्रेन की टिकट तो मैं तुझे कल दिल्ली की दिखा दूंगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मैं दिल्ली जाऊं। गायकवाड़ ने जैसे ही फर्नांडिस की इस बात को समझा तो उसने मुंह से एक बड़ी सी आह निकाली। ओह, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? अगर वो 2 दिन की छुट्टी लेकर कहीं जा भी रहा है तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि दाल में कुछ काला ही है। अरे गायकवाड़, इस यश के हाथों बनी हुई पूरी दाल ही काली है। देख, तू अभी काम पे ध्यान दे, क्योंकि तेरा यहाँ ऑफिस में रहना जरूरी है। मैं एक छुट्टी ले लेता हूँ कल की, क्योंकि यश तुझे जानता है और जो उसने अभी किया है उसके बाद वो तुझे छुट्टी दे ऐसा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद मुझे छुट्टी मिल जाएगी। और छुट्टी लेकर करेगा क्या? वो तू मुझ पर छोड़ देना। फर्नांडिस ने अगले दिन की छुट्टी ले ली और यश ने उसे छुट्टी खुशी खुशी दे दी, क्योंकि यश को लगा था कि फर्नांडिस कदम का चेला है और वो जितना ही ज्यादा ऑफिस से दूर रहेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। ये सोचकर फर्नांडिस ने छुट्टी ली और अगले दिन यश के ही गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अपार्टमेंट से फर्नांडिस ने उसे सुबह सुबह फॉलो करना चालू किया। फर्नांडिस ने कल ही यश की टिकट भी देख ली थी, जो वंदे भारत की सुबह 6 बजे की थी, लेकिन यश की गाड़ी एक अलग ही दिशा में जा रही थी, जिसकी वजह से फर्नांडिस कंफ्यूज हो गया। इसकी गाड़ी तो मुंबई सेंट्रल जानी चाहिए थी, फिर ये क्रॉस करके आगे साउथ की तरफ क्यों जा रही है? जरूर कोई लोचा है। फिलहाल फर्नांडिस को यह कंफर्म हो गया था कि इंस्पेक्टर यश की गाड़ी स्टेशन न जाकर कहीं और ही जा रही है, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। गाड़ी सीधा गेटवे ऑफ इंडिया जाकर रुकी, जहां से यश ने एक फेरी ले ली। ये एक नॉर्मल फेरी थी, ताकि ऐसा लगे कि यश भी एक आम इंसान है। यश के फेरी में बैठने के बाद फर्नांडिस ने सड़क के दूसरी पार खड़े एक लड़के से पूछा, अरे ब्रदर, ये फेरी किधर जाएगी? मुझे भी घूमने जाना था उस तरफ। ये तो अलीबाग की फेरी है, बस निकलने वाली है, जाना है तो चले जाओ। फर्नांडिस को जैसे ही पता चला कि यश अलीबाग की फेरी में बैठा है तो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो खुद इस फेरी में नहीं बैठ सकता था। अगर ऐसा करता तो यश उसे आसानी से पकड़ लेता। इसलिए वो फेरी की टिकट काउंटर पर गया और वहां बैठे टिकट वाले भैया से पूछा, दादा, ये अगली अलीबाग की फेरी कब निकलेगी?
अरे भैया वो तो ये जाने वाली है, इसी में चले जाओ, 20 रुपए सवारी है। अरे नहीं नहीं भैया, अगली वाली बताइए ना। असल में मेरी बीवी लेट हो गई है, बस आती ही होगी, सामान है ना थोड़ा इसलिए। एक्स्ट्रा सामान का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा साहब। अरे आप अगली फेरी बताइए ना। अगली फेरी तो 2 घंटे बाद है, वेट करो तब तक। फर्नांडिस ने जब 2 घंटे सुना तो बिल्कुल परेशान हो गया। वो जानता था कि यश को वहां उतरने के बाद गायब होने में 2 घंटे तो क्या 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। फर्नांडिस ने फिर वापस से उस टिकट वाले भैया से प्यार से और हंसकर बात की। अच्छा भैया, अब मुझे ये बताइए कि इस फेरी में मुझे ऐसी सीट मिल जाएगी क्या जहां मैं किसी को दिखूं ना? मुझे वो अलग से जाना है ना, इसलिए। अभी तो आप बीवी का इंतजार कर रहे थे, अभी आपको इसमें जाना है। भैया चाहते क्या हो? फर्नांडिस खुद भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसने अभी जो बोला था ये बात उसके बिल्कुल उल्टी थी। अरे वो बस भैया, उसी बीवी से तो पीछा छुड़ाना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नजर में आऊं। आप 50-100 एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन कोई जुगाड़ हो तो बताओ ना। टिकट काउंटर पर बैठे भैया फिलहाल खुश हो गए थे और उन्होंने सुबह सुबह एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए हामी भर दी। लाओ चलो, 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। ये बोलकर टिकट काउंटर वाला फर्नांडिस को फेरी के कैप्टन के पास ले गया, जिसका अपना एक केबिन था। इसमें बैठ जाना, ये अपना भाई है गोलू, यही आपको अलीबाग लेकर जाएगा। अरे असल में मैं खुद ही अपनी बीवी से परेशान हूँ, तो कम से कम आप तो यहाँ से भागो, हैं? ये बोलकर टिकट वाले भैया ने फर्नांडिस को उसी फेरी में भेज दिया और अलीबाग पहुंचने के बाद वो तब तक केबिन में बैठा रहा जब तक यश नीचे नहीं उतरा। यश जैसे ही बाहर निकला, एक लग्जरी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। फर्नांडिस ने जैसे ही यश को उस गाड़ी में बैठते हुए देखा, वो समझ गया कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। फर्नांडिस ने ऑटो वाले को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा और तभी यश की गाड़ी एक फार्म हाउस पर जाकर रुकी। उस फार्म हाउस की टेरेस पर अभी सुबह भी पार्टी का माहौल था। कुछ चमचमाते हुए लोग वहां शोर कर रहे थे, जिसमें से कुछ चेहरे फर्नांडिस पहचान सकता था, क्योंकि ये सब टीवी या फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे। तभी फर्नांडिस ने देखा कि साइड वाली गाड़ी में सक्सेना परिवार का वारिस विपिन सक्सेना की आंख लगी हुई है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा सो रहा था और कार के अंदर ही उसने उल्टी भी की हुई थी। ये देखकर फर्नांडिस समझ गया था कि यश फिलहाल किसी मीटिंग और जरूरी काम से ही यहाँ अटका है, नहीं तो अपने घर का बोलकर अलीबाग आने का कोई मतलब नहीं है। इस बंगले में यश सक्सेना और सिंघानिया फैमिली से ही मिलने आया था, क्योंकि वो एक वार्निंग देने आया था, जिससे उन दोनों परिवारों को खतरा नहीं था। बाहर बैठा फर्नांडिस अभी फिलहाल यही सोच रहा था कि अंदर क्या बात चल रही होगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने फेरी से निकलते हुए यश की वीडियो बना ली थी जब वो कार में बैठा हुआ था। ये सब होते ही फर्नांडिस वापस से मुंबई की तरफ निकल गया और उसने गायकवाड़ को फोन लगाया। जिसका शक था वही हुआ गायकवाड़। वो बॉलीवुड की ही 2 फैमिली से अलीबाग मिलने आया था, जहां एक पार्टी चल रही थी। गायकवाड़ ये सुनकर फूले नहीं समाया। उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। हालांकि सारा आइडिया फर्नांडिस का था, लेकिन गायकवाड़ ने भी उसका पूरा साथ दिया था और ये इन्फॉर्मेशन उसे ही मिली थी कि यश 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा है। सही कहा था फर्नांडिस तूने। जब किसी को झूठ पर पर्दा डालना होता है तो वो कुछ ज्यादा ही सच उगलने की कोशिश करता है, बेचारा यश। लेकिन गायकवाड़, हम इस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या? हमारी जो पोजीशन है उस हिसाब से तो गुप्ता 2 मिनट में चुप करवा के रख देगा। फिर अब ये कैसे उन तक पहुंचाएं? कदम सर को कॉल करें क्या? ये सुनकर गायकवाड़ सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी भी जो कदम के साथ हुआ था उसके बाद से उसे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ फर्नांडिस को लग रहा था कि उन्हें अपनी नौकरी से थोड़ा बाहर जाकर कदम से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि वही था जो डीजीपी गुप्ता को कुछ हद तक हैंडल कर सकता था। फर्नांडिस ने यह पूरी बात बिना सोचे समझे ही राकेश को फोन पर बता दी। गायकवाड़ इस फैसले के थोड़ा हक में नहीं था, लेकिन फर्नांडिस ने पहले उसे समझाया और फिर कदम को फोन लगाया। गुड जॉब फर्नांडिस, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
असल में तुम्हें इतना सच बताया है तो ये भी बता ही देता हूँ। मुझे अभी एक रैंडम नंबर से कॉल आया था और उस इंसान ने मुझसे हाथ मिलाने का बोला ताकि इस पूरे ड्रग नेक्सस को हम पकड़ पाएं। मुझे लगता है इस कार्टेल में भी दुश्मनी पनप रही है। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और सब सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसी दुश्मनी का फायदा उठाकर चीजों का पता लगाना चाहिए। आप उससे वापस फोन करिए सर, थोड़ी और इंफॉर्मेशन निकालिए। मैं फिलहाल इंस्पेक्टर यश की एक्टिविटी पर नजर रख रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो ये स्पिल कर ही देगा। अभी हमारे पास वो वीडियो पुख्ता सबूत नहीं है। हमें थोड़ा और चीजों को ढूंढना होगा सर, और फिर डीजीपी गुप्ता को बताना होगा। सही कह रहे हो फर्नांडिस, तुम ये मिशन टेक ओवर करो। मैं उस इंसान से हाथ मिलाकर चीजों का पता लगाता हूँ। कदम फर्नांडिस का फोन रख ही रहा था कि तभी उसके फोन पर पीछे से एक और कॉल आने लगा। अच्छा फर्नांडिस, मैं रखता हूँ, एक कॉल आ रहा है। इधर सोनिया अंदर कमरे में बैठे राकेश को बुरा भला बोल रही थी, क्योंकि राकेश एक बार भी कमरे में मनाने नहीं आया था और तब से लिविंग रूम में बैठकर कॉल्स पे कॉल किए जा रहा था। और सोनिया का ये खराब मूड ईशा ने पहचान लिया। मम्मी, क्या हुआ आपको? इतना परेशान और चुप क्यों हैं आप? आपको भी किसी टीचर ने होमवर्क दिया है क्या? कुछ नहीं बेटा, अभी होमवर्क से याद आया, तुम अपनी मैथ की बुक ओपन करो। चलो। सोनिया फिलहाल ईशा को पढ़ाने में बिजी हो गई, लेकिन मन में उसके फिलहाल सीधा डिवोर्स की बात चल रही थी। बाहर राकेश ने उस अननोन नंबर को पिक किया और सामने से पहले ही आवाज आ गई। कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब जानकर क्या करोगे? दूसरी बार फोन कर रहा हूँ, ये काफी नहीं है क्या? मेरे बारे में मत जानो इंस्पेक्टर, आप सिर्फ ड्रग्स के इस धंधे को एक्सपोज कर दो। लेकिन उससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, और मैं ही क्यों ये सब एक्सपोज करने के लिए? क्योंकि तुम में जुनून है इंस्पेक्टर, समझो इस बात को। मैं अपने लोग बड़े ध्यान से चुनता हूँ। विकी जब इस आवाज में बात कर रहा था तो साथ में उसके सत्तू बैठा था। असल में वो पूरी पुलिस यूनिट का ध्यान भटकाना चाहता था। वो संजीव के बारे में धीरे धीरे सबको बता देना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसे उसके काले कामों के लिए देखे। इसीलिए कदम से हाथ मिलाकर वो ये सब कर रहा था। आखिर संजीव ने भी तो विकी को इसी तरह जेल भिजवाया था, खुद से ही एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करके जिससे जाधव बच गया और वो खुद फंस गया। बताओ, कैसे मदद करोगे मेरी? मैं मदद करूंगा इस धंधे को दबाने में, और तुम्हें ढूंढना है संजीव माहेश्वरी को। संजीव माहेश्वरी? ये क्या कह रहे हो तुम? वो तो अच्छे इंसान है। उन्होंने ही एक ड्रग का शिपमेंट कुछ दिनों पहले सीज करवाया था, जिससे चीजें इतनी आगे बढ़ पाई। हाँ, क्योंकि वो उन्हीं का ड्रग शिपमेंट था, और दूसरा शिपमेंट कुर्ला के पास वाले डॉकयार्ड से यूरोप पहुंच भी चुका होगा, और वहां के लोग माल के मजे भी ले रहे होंगे। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वो छोटा सा शिपमेंट बस तुम्हें फंसाने का बहाना था। संजीव खुद बहुत पहुंची हुई चीज है। कदम को इस आवाज पर थोड़ा सा शक भी हुआ, लेकिन फिलहाल उसने हाँ बोलकर बात को टाल दिया। कोई सबूत है कि क्यों पकड़ना चाहिए या ढूंढना चाहिए इस इंसान को? उसकी कड़ी है जादव। जादव के 2 पंटर्स हैं, विष्णु और नामदेव। अब पकड़ने के लिए साथ मैं ही चलूं या थोड़ी मेहनत तुम भी कर लोगे? ये बोलकर विकी हंसने लगा और फोन काटकर सीधे सत्तू को ताली दी। पर विक्की यार, तूने पिछले इतने दिनों से मेरा पूरा गेम बदल दिया। संजीव की नौकरी खा गया और साथ में अब उसे ही पकड़वाने की प्लानिंग भी कर रहा है। मानना पड़ेगा भाई। सत्तू, संजीव ने उस दिन जो सीढ़ियों पे किया उसे नहीं करना चाहिए था। उसे पछतावा होना चाहिए अपनी ऊंची आवाज का, मुझे बेइज्जत करने का। अगर वो नहीं होता तो मुझे अपनी औकात पता नहीं चलती। मेरी औकात सिर्फ संजीव के काम करने के लिए ही नहीं बनी थी। पर किसी में हिम्मत ही कहाँ थी। ये तो तूने इतने आगे का सोच लिया कि यकीन ही नहीं हो रहा। संजीव के पकड़े जाते ही सबसे पहले मैं उस दुकान को आग लगाऊंगा। सबको आग लगा देंगे, तू बस इंतजार कर भाई। अभी हमने अपनी शुरुआत की है, लेकिन इस शुरुआत से पहले ही संजीव का एंड करना जरूरी है। विकी और सत्तू की तरफ से प्लान ऑन था, और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यश अपनी दूसरी छुट्टी के दिन ही ऑफिस आ गया था। सुबह 10 बजे ऑफिस वो आ तो गया था, लेकिन अकेला नहीं था। एक इंसान को हथकड़ियों में लेकर वो उस ऑफिस में पहुंचा था, और जिसके हाथ में ये हथकड़ियां थी, ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मशहूर टीवी एक्टर श्रेयस राजपूत था। ऑफिस में यश को इस तरह से इतने बड़े सेलिब्रिटी को लाते हुए देख सब हैरान हो गए। गायकवाड़ और फर्नांडिस भी वहीं मौजूद थे।
और अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर यश की इस एंट्री ने तहलका सा मचा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ माफ कीजिएगा, यहाँ तो सभी जेंटलमैन हैं। जेंटलमैन एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू द फेमस सेलिब्रिटी श्रेयस राजपूत। ये भाई साहब ने सोचा कि इंस्पेक्टर यश अभी भी पहले जैसा ही है, सेलिब्रिटीज का दोस्त, सबका दुलारा, प्यार से रहने वाला, लेकिन ये भूल गया कि शायद अब मैं एक कमांडिंग और लीडिंग ऑफिसर हूं। अपने पुराने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेकर मुझे पता चला कि श्रेयस राजपूत ना सिर्फ खुद ड्रग्स कंज्यूम करते थे, बल्कि अपनी इंडस्ट्री में इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। क्यों श्रेयस? श्रेयस वहां खड़ा शर्मसार था। वो एक टीवी सीरियल जिसका नाम बागडोर था, उसके सेट से यश श्रेयस को उठाकर लाया था, और ये तो अभी उसका बस पहला शिकार था। श्रेयस भाई साहब को अपनी हरकतों पर शर्म आ रही होगी, पर हम सब पुलिस वालों को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला अरेस्ट है। और भी ऐसे कई लोगों को पकड़ा जाएगा, और जब दुनिया इन जैसे लोगों को नेगेटिव लाइट में देखेगी तो इंडिया में भी ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सुनकर सभी कांस्टेबल्स और ऑफिसर्स वहां खुश थे। सब जानते थे कि इससे डीजीपी गुप्ता भी खुश हो जाएंगे, लेकिन गायकवाड़ और फर्नांडिस दो ऐसे लोग थे जिन्हें इसमें भी यश की कोई चाल नजर आ रही थी। कमाल है गायकवाड़, ये बंदा कल ही इतनी बड़ी सिलेब्स की विला पार्टी में गया है और आज एक को पकड़ के यहाँ तक घसीट के लेके आ गया। अब तो मुझे ही अपने आप पर शक हो रहा है कि आखिर हम ही तो गलत नहीं है। इस चोर की शक्ल देख फर्नांडिस, मैं सब चीजें मान लूंगा, लेकिन यश ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं मान सकता। हो सकता है तेरा पर्सनल बायस हो यार। कोई इंसान अपनी ही इंडस्ट्री के खास लोगों को ऐसे उठा के लाएगा क्या? बिना मकसद के ये उल्टी खोपड़ी कुछ नहीं करती, ये भी मैं पता लगा कर रहूंगा। फिलहाल इंस्पेक्टर यश ने श्रेयस वाली बात मीडिया में आउट कर दी, और डीजीपी गुप्ता से लेकर पीएम विजय गोयनका तक सब खुश थे। और बीच में जब यश अपने केबिन में आया था तो गायकवाड़ उसे वहां बैठा दिखाई दिया। अरे गायकवाड़, तुम बेइज्जत होने फिर आ गए, कमाल की बात है। अरे सर, आपके हाथ से तो बेइज्जत होना भी इज्जत है। इतना बड़ा काम किया है आपने, डिपार्टमेंट में सब खुश है। मैं तो कहता हूँ अगला शिकार उस एक्ट्रेस को बनाइए, कीर्ति गुप्ता। सुना है वो भी नशे में पूरी तरह चूर रहती है, और मुझे उससे मिलना भी था, असल जिंदगी में नहीं लेकिन जेल में ही सही। यश ये सुनकर हंसने लगा। जोक्स करने लगे हो गायकवाड़, गुड जॉब। आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। जाता हूँ। ये बताइए कि चाय लेंगे गर्म में या कोल्ड ड्रिंक लेंगे ठंडे में? वही लेकर आता हूँ। आई लाइक द एटीट्यूड, आज ठंडा ले आओ कुछ। गायकवाड़ कुछ देर में यश के लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आया, और तभी पीछे से कांस्टेबल विपिन यश को बुलाने आ गया। यश सर, वो डीजीपी सर आ गए हैं बाहर और आपको। यश ये सुनने से पहले ही बाहर भागा, और इससे बेहतर मौका गायकवाड़ के पास नहीं हो सकता था। वो दोनों जानते थे कि वैसे भी डीजीपी के साथ यश कभी अपना पर्सनल फोन नहीं लेकर जाता, और अब पूरे दिन यश का पर्सनल फोन फर्नांडिस और गायकवाड़ के पास था, और करीब 2 घंटे बाद ही एक कॉल उस पर आया। गायकवाड़, फोन उठाकर स्पीकर पर डाल और कुछ मत बोलना। गायकवाड़ ने ठीक वैसा ही किया, और तभी सामने से आवाज आई। हेलो इंस्पेक्टर यश, गुड मॉर्निंग। फर्नांडिस ने इस आवाज को सुनते ही पहचान लिया। रतन सिंह सक्सेना। गायकवाड़ ने भी तभी भांप लिया था कि ये रतन की आवाज है। हेलो यश, आवाज आ रही है? गायकवाड़ जानता था कि अब अगर कोई आवाज नहीं आई तो रतन शायद डर के मारे फोन को काट देगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ही फुसफुसाना शुरू कर दिया। हेलो मिस्टर रतन, थोड़ा अपना केबिन में हूँ। गायकवाड़ जानबूझ के फूंक मार मार के बोल रहा था ताकि कोई उसकी आवाज पहचान ना पाए। उसने यश की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बात करने का तरीका ही बदल दिया। शुरू में तो फर्नांडिस डर गया और गायकवाड़ को चुप करवाया, लेकिन जैसे ही रतन ने सामने से रिस्पॉन्ड किया, उसने राहत की सांस ली और गायकवाड़ को शाबाशी दी। आई कांट हियर यू।
अरे बस मैं ये पूछ रहा था कि श्रेयस को पकड़ लिया ना ठीक से, उसे ज्यादा बदनाम मत करना यार, अपना ही लड़का है। चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे किसके पीछे जाना है? वही अपना नितिन मांजरेकर, टीवी स्टार है, अभी विलेन के रोल में लगभग हर पिक्चर में आ रहा है। उससे मैंने बात भी कर ली है, लेकिन थोड़ा देख कर करना जो भी करोगे, चीजें स्पाइरल होकर हमारे ऊपर भी आ सकती हैं। ये इंडस्ट्री किसी का भला नहीं चाहती। ठीक है, अभी फोन रखता हूँ। ये बोलकर गायकवाड़ ने फोन रख दिया और फर्नांडिस के साथ खुशी के मारे उछल पड़ा। वो दोनों जानते थे कि ये कितनी बड़ी खबर थी। पिछली बार फर्नांडिस ने ये सबूत पकड़ा था और इस बार गायकवाड़ ने। वो दोनों जान गए थे कि कल यश क्यों आखिर वहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टी में गया था और आज छुट्टी कैंसिल करके उसका ऑफिस वापस आना बस डीजीपी की नजरों में ऊपर उठना था। यानी जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं वो फेक हैं गायकवाड़, ताकि इन छोटे नाम की वजह से बड़े लोग बच पाए। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा कि अच्छा प्लान बनाया है। हाँ, मैंने बोला था ना फर्नांडिस, इंसान की फितरत चाह के भी नहीं बदल सकती, और इंस्पेक्टर यश तो इंसान नहीं, जाहिल है, जाहिल। इस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह अब डीजीपी को प्रूव करना होगा। हमारे पास काफी सबूत हैं, लेकिन इन्हें प्रेजेंट करने के लिए हमें कदम को फिर से एक बार फोन करना होगा। यश के मोबाइल से इंफॉर्मेशन चुराने के बाद गायकवाड़ और फर्नांडिस को आगे का रास्ता क्लियर हो गया था। जहां एक तरफ केस सुलझाने के लिए कदम अपने एंड पर काम कर रहा था, वहीं दूसरी जगह ये दोनों यश को इस केस से बहुत दूर कर देना चाहते थे। फिलहाल फर्नांडिस ने अभी वाली पूरी बात कदम को बताई और उसका रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था। ये तो होना ही था फर्नांडिस। यश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। छोटे चेहरों को अपना निशाना बनाकर वो बड़े लोगों को बचाना चाहता है। गुप्ता की आंखों और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन फिलहाल मैं संजीव माहेश्वरी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। फर्नांडिस ने कदम की ये बात सुनने के बाद एक ऐसा सवाल किया जिसे वो शायद सुनना नहीं चाहता था। घर पर सब सही है ना सर? कदम इस सवाल को सुनकर थोड़ा सा लड़खड़ा गया। मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। संजीव के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता करनी है। फर्नांडिस को पता चल गया था कि कदम उसकी बात को काटकर दूसरी बात करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी काफी महीनों से आदत बन चुकी थी। इसलिए फर्नांडिस ने ज्यादा नहीं पूछा और फोन काट दिया। दूसरी तरफ संजीव और जाधव जैसे तैसे करके म्यांमार के बॉर्डर्स तक आ गए थे। वो दोनों जानते थे कि चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया में घुसना बेहद मुश्किल है। म्यांमार में मिलिट्री के राज के चलते उन दोनों ने अपनी इंडियन आईडीज दिखाई और अंदर आ गए। संजीव जानता था कि उन्हें कुछ तो तरकीब लगानी होगी जिससे अब वो इंडिया के बॉर्डर्स में घुस पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सिकमा से पिदौ तक पहुंचना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि संजीव को पता था कि इंडियन बॉर्डर्स में वापस घुसने के लिए वहीं के एजेंट्स उन्हें चाहिए होंगे जो मणिपुर या नागालैंड से इंडिया में घुसवा दें। लेकिन कुछ भी पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। यहाँ की राजधानी तक कैसे पहुँचेंगे? पैसे देकर यहाँ तक आया है क्या? नहीं ना, तो अब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्र मत कर, यहाँ भी ट्रेन का नेटवर्क है। थोड़ा माल जब यहाँ से आता था तो मैंने म्यांमार के रास्ते खोजे थे। पायदो में कुछ एड्रेस मुझे याद है, वहीं से मदद लेंगे और बदले में उस विकी से धंधा छीन के वापस म्यांमार में देंगे ताकि ये लोग हमसे पैसे कमा सके। लेकिन आगे के धंधे के लिए वो हमारी मदद क्यों करेंगे? उनका माल तो अभी भी कहीं ना कहीं किसी को जाता ही होगा ना। लेकिन जो रेट हम ऑफर करेंगे वो शायद ही पाकिस्तान या कोई दूसरा देश कर पाएगा। हाँ ठीक है, और आप इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? कोई बात है क्या? अगर कुछ बात है तो आप बता सकते हैं। अब सिर्फ विकी को बर्बाद करना आपका ही मकसद नहीं है। मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था, क्योंकि हमारा मकसद अभी बना है, लेकिन विकी तिनका तिनका हमें अभी भी बर्बाद कर रहा होगा। जैसे जैसे मुंबई पे वो राज कर रहा है वैसे वैसे अपना अस्तित्व खत्म हो रहा है। मुझे कभी नहीं पता था कि विकी भी इतना दिमाग लगा सकता है, नहीं तो मैं उसे कभी जाने ही नहीं देता। लेकिन अब जो हुआ उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं। हमें जाकर उसका ठिकाना पता करना होगा, लेकिन उसके भी पहले यहाँ से पहुंचना जरूरी है। ये बोलकर संजीव और जाधव ने समुंदर से म्यांमार की राजधानी तक
3 ट्रेन अदला बदली की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो करीब 50 किलोमीटर पैदल भी चले। पिछले कुछ सालों में म्यांमार में मिलिट्री रूल के आने की वजह से वहां का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया था। पर मिलिट्री रूल का फायदा यही था कि बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी एकदम लूज हो गई थी। इसी का फायदा उठाने के लिए संजीव बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका नहीं गया, बल्कि सीधा म्यांमार आ गया। फिलहाल दोनों के दोनों पिदौ पहुंच चुके थे और अब उन्हें थुकड़ा थिडा रोड ढूंढना था, जहां से फायो उनका माल भेजता था। माल बॉर्डर से ही आता था, लेकिन जब संजीव पेमेंट करता था तो फायो का यही एड्रेस था। ये 3 साल से काम करते हुए अब संजीव को याद हो गया था और पूछ पूछ कर अब दोनों ने वो रोड ढूंढा और वहां से फायो का पता लगाया। संजीव, यू हियर? व्हाट्सएप मैन, क्या हुआ? फायो का ज्यादातर काम इंडिया और पाकिस्तान में फैला था, तो उसे हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों भाषाएं आती थी। कुछ नहीं फायो, आई नीड योर हेल्प टू गेट थ्रू द बॉर्डर्स। बस किसी भी तरह से मुझे एक बार इंडिया पहुंचा दे। क्रेजी संजीव, तूने तो उस डिलीवरी के बाद से फोन तक नहीं किया और ऊपर से पेमेंट भी इतना लेट करवाया था। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू फॉरगॉट मी। नहीं यार, वो एक्चुअली 2 साल पहले की बात है। उसके बाद से इंडिया में काम इतने जोरों शोरों से होने लगा कि बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिलहाल मैं मुसीबत में हूँ। पर प्रॉमिस, इंडिया जाते ही 50% माल की डिलीवरी तू ही करेगा, और वो भी 20% एक्स्ट्रा। ये सुनते ही फायो को थोड़ा अच्छा महसूस जरूर हुआ, लेकिन वो जानता था कि संजीव उससे झूठ नहीं बोल सकता है। How do I know that you are not lying, brother? तू ये मेरा गोल्ड का चैन रख ले, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मुझे कभी वापस मत करना। फायो ने ठीक वैसा ही किया और संजीव की वो 5 तोले की गोल्ड चेन अपने पास रख ली। म्यांमार जैसे देश का भी बहुत सारा पैसा ड्रग्स बेच कर ही आता था, जो फायो जैसा लोग ही करते थे। उन्हें मतलब था तो सिर्फ धंधे से। मैं तुझे बॉर्डर तक ले जाके रास्ता बता सकता हूँ, वहाँ मेरा एक आदमी भी मिलेगा। लेकिन अगर तू इंडियन आर्मी के हाथों फंस गया तो मैं गारंटी नहीं लेता, और तू और ये तेरा लड़का अकेले नहीं होंगे, बल्कि पूरा ग्रुप होगा। लेकिन पूरा ग्रुप क्यों? जाना तो सिर्फ हम 2 को है ना। लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री संजीव, यहाँ कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे जैसे लोग सेफ हैं, लेकिन एक कॉमन मैन बिल्कुल सेफ नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ से इंसानों की ट्रैफिकिंग भी होती है इंडिया में। कोई जाकर किसी के घर का नौकर बन जाता है, तो कोई किसी से पैसे के बदले शादी कर लेता है, तो कोई प्रोस्टिट्यूशन जैसे धंधे को अपना लेता है। ट्रैफिकिंग? व्हाट आर यू इवन सेइंग? इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ होने वाली है फायो। वहाँ इतनी बेरोजगारी है कि लोग एक दूसरे को ट्रैफिक कर सकते हैं। तुम बच्चे हो संजीव, इंडियन लोग को कोई काम नहीं है, उन्हें विदेशी माल बहुत पसंद है, ऐसा वो कहते हैं, और इसीलिए इतने लोग यहाँ से तुम्हारे यहाँ हर रोज जाते हैं। संजीव को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी लोग ट्रैफिक होते हैं, और वो जाने के लिए राजी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ इंडिया घुसे, कोई ऐसा तो नहीं समझेगा कि हम भी ट्रैफिक होने आए हैं। माइट बी। मेरी गारंटी सिर्फ यहाँ से तुझे वहां तक ले जाने की होगी। इंडियन आर्मी या वहाँ के लोग तेरे साथ क्या करते इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। संजीव ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और एक नजर जाधव को देखा। तभी जाधव ने तुरंत अपनी हामी भरी, क्योंकि वो जानता था कि वो यहां कर कुछ नहीं पाएंगे। इसके लिए उन्हें इंडिया तो जाना ही होगा, और वहां पहुंचने के लिए रिस्क भी लेना हो। संजीव ने फिर अपने मुंह से ही बोलकर कंफर्मेशन दे दी। तुम उस पार पहुंचाओ, बाकी हम देख लेंगे। संजीव को फायो बॉर्डर तक गाड़ी से छोड़ने गया, और मिलिट्री में ही उसकी जान पहचान का एक चाइनीज था, जिसका नाम हक्सा था। असल में चाइना की जड़ें म्यांमार तक फैली हुई थी। कुछ कुछ लोग उनके मिलिट्री में चाइनीज थे, जो पल पल की खबर उन्हें देते थे। सिर्फ म्यांमार ही इकलौता ऐसा देश नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, ताइवान जैसी हर अनस्टेबल कंट्री में चाइना इसी तरह से करता आ रहा था। सुपर पावर कहने को अमेरिका था, लेकिन ईस्ट इंडिया और मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक चाइना काफी मजबूत था। उसका send these guys through the borders. हक्सा को ऑर्डर देने के बाद फायो ने उसे कान में कुछ समझाया, और पीछे जाधव संजीव से सवाल कर रहा था। ये बच्चा हुक्सा है और ये हमें पहुंचाएगा? अरे ये खुद ही सूखी हुई हड्डी है। चुप रहो जाधव, अभी जैसा फायो कहेगा हमें वही करना होगा, कोई और रास्ता नहीं है।
लेकिन अगर इंडियन मिलिट्री ने हमें आतंकवादी समझ लिया तो? हथियार लेकर चल रहा है क्या तू? बोला ना, चुप रहे। संजीव ने जाधव को डांट कर चुप करवा दिया। ये दोनों पक्का रिश्वत की बातें कर रहे होंगे। अभी तुझे चुप रहने को बोला है। थोड़ा ढीठ बच्चा है क्या तू? जाधव इसके बाद एक शब्द नहीं बोला और बिल्कुल शांत हो गया। हक्सा जहां जहां जा रहा था उसी के पीछे दोनों चल दिए। जंगलों से होते हुए एक पहाड़ी रास्ता निकलता था जिसके आगे इंडिया का बॉर्डर था, लेकिन वहां तक जाने के लिए पैदल रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। असल में यही एक मुश्किल रास्ता था जहां पर कोई भी इंडियन सोल्जर तैनात नहीं होता था और इसी को ट्रैक करने के लिए म्यांमार आर्मी बार बार पेट्रोलिंग करती थी। सिर्फ म्यांमार आर्मी नहीं बल्कि इंडिया की आर्मी खुद भी वहां चक्कर लगाती थी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। इसीलिए हक्सा उन्हें वहीं से ले गया। हुक्सा! हुक्सा! संजीव ने हक्सा को आवाज लगाई तो वो पीछे मुड़ा। ये रास्ता इतना जंगल क्यों है? संजीव के ये बोलते ही हक्सा ने 2 सेकंड्स के लिए उसे घूरा और हाथ से ना का इशारा किया। सर, जीप को छूकर हाथ से ना कर रहा है, मतलब हिंदी नहीं आती है उसको? संजीव ये सुनकर फिर से चिल्लाया। Why are we going through a forest? इस पर हक्सा ने चाइनीज में कुछ बोला जिसे संजीव नहीं समझ पाया और चुपचाप आगे चल दिया। थोड़ा आगे जाते ही हक्सा ने सामने दूरबीन से देखा तो इंडियन मिलिट्री वहीं पर पेट्रोलिंग करने उस वक्त निकली हुई थी। ये देखकर हक्सा डर गया और वापस पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस बच्चे को क्या हुआ है सर? काश मुझे भी पता होता। दूरबीन उसके हाथ में है और चाइनीज के अलावा उसे कुछ बोलना आता नहीं है, तो अब क्या होगा मुझे जरा भी आइडिया नहीं है। ऐसे तो हम मुंबई क्या म्यांमार में ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। चुप करो जाधव, भगवान को प्यारे बस होने ही वाले थे। मौत से बचकर आए हैं बेटा के उस आइलैंड पर से। अब थोड़ा पॉजिटिव सोचो, नहीं तो तुम्हें परमानेंट गूंगा कर दूंगा मैं। संजीव और जाधव हक्सा के पीछे पीछे चलने लगा और हक्सा तभी उन्हें एक वैली से लेकर गया। वो छोटी सी बिना रोशनी वाली वैली का रास्ता और भी डरावना था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो इंडिया में काफी अंदर निकलती थी, जिससे संजीव और जाधव को इंडियन आर्मी से डील नहीं करना पड़ता। असल में फायो ने हक्सा को समझाया था कि संजीव और जाधव दोनों को नॉर्मल रास्ते से ले जाकर बस इंडिया में छोड़ दे, लेकिन हक्सा अगर ऐसा करता तो वो भी पकड़ा जाता और पूरी चाइनीज सरकार का ये एजेंडा सबके सामने आ जाता। वो वैली वाला रास्ता इंडिया में घुसने के लिए बस स्पेशल लोगों के लिए ही था, लेकिन हक्सा को किसी भी तरह से फायो द्वारा वादा किए गए पैसे चाहिए थे। फिलहाल किस्मत भी संजीव और जाधव का साथ दे रही थी और उस वैली से होते हुए सीधा इंडिया में पहुंच गए। और जैसे ही हक्सा उन्हें छोड़कर वापस जाने लगा, संजीव ने उसे वहीं रोक लिया। थैंक यू हक्सा भाई, यू कैन कीप दिस। संजीव ने हक्सा को अपने हाथ से एक कड़ा निकाल कर दिया जो बहुत कीमती था और इंडिया में उन्हें वापस लाने के लिए उसके गले लग गया। हक्सा अब अपने रास्ते से म्यांमार निकल गया और संजीव जाधव के साथ मणिपुर में काफी आगे आ गया था। चलो जाधव, अब विकी को इंडिया के इन बॉर्डर से बाहर पहुंचा देते हैं। ये बोलकर संजीव ने अपने सूजे हुए चेहरे से आंसू पोंछे और जाधव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। संजीव और जाधव तो किसी न किसी तरह वापस मुंबई आ गए, लेकिन जाधव को वापस उन गलियों में पहुंचकर विकी अपने कमरे पर नहीं दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सत्तू ने दुकान को इतने दिन से खुला छोड़ा हुआ था और वहां पर विष्णु और देव दिन भर बैठते थे। अपनी दुकान पर पहुंचकर संजीव ने विष्णु और देव का शुक्रिया किया। शुक्रिया विष्णु और देव, तुमने विकी को आखिरी बार कब देखा था? वो तो यहाँ आया ही नहीं भाई, लेकिन सत्तू अपना सामान लेके 2 दिन पहले ही निकला है। अब कहाँ गया है ये नहीं पता। यानी विकी ने सत्तू को भी अपनी टीम में कर लिया है। बहुत चालाक है वो। भाई मुझे विकी जहाँ दिखा वहीं पे उसकी लाश बिछा दूंगा। तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है जाधव, अपना गुस्सा शांत करो, क्योंकि उसे तुम नहीं मैं मारूंगा। और मैं भी नहीं, पहले विकी को बेटा के हवाले किया जाएगा, उसके बाद ही मुझे चैन आएगा। लेकिन ये बेटा और आपकी क्या कहानी है भाई? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप भी किसी और के लिए काम करते हो। सब किसी ना किसी के लिए करते हैं, लेकिन अभी तुम अपना फोकस विकी पर डालो, ये बातें होती रहेंगी। हाँ भाई, विष्णु और देव
तुमने अच्छा काम किया दोस्तों। यह दुकान अब तुम ही देख लो। संजीव भाई और मेरा प्लान थोड़ा सा अलग है। दोनों ने वहां खड़े हुए हाँ में अपना सर हिलाया और फिर एक दूसरे को देखा। विष्णु और देव दोनों ही ऐसे इंसान थे जिन्हें उनके पेरेंट्स ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था और तभी से वो दोनों जाधव के साथ साथ बड़े हुए थे। जितना जाधव उनका ध्यान रखता था उतना ही वो दोनों जाधव का रखते थे। फिलहाल मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मलाना नाम की एक वैली थी, जहां पर पंकज नेगी अपने खेत से वापस लौट रहा था। पंकज काफी खुश था क्योंकि उसकी 5 एकड़ जमीन पर सिर्फ मलाना की खेती थी और पूरी की पूरी जमीन अब उपजाऊ हो चुकी थी। फिलहाल रात के 8 बज रहे थे और पहाड़ों में घना अंधेरा था। पंकज ने आज अपने परिवार के लिए बाहर से कुछ स्पेशल लेकर जाने की सोची और बाहर से नूडल्स पैक करवा लिए। नूडल्स घर की तरफ लेकर जाते हुए पंकज ने एक वेबसाइट खोली और वहां पर 47 केजीज लिखकर अपने खेत की फोटो अपलोड कर दी। ये अपलोड होते ही उस फोन में ग्रीन लाइट जली और बीप की एक आवाज आई। पंकज घर पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे नूडल्स देखकर खुश हो गए, लेकिन पंकज का बाप अभी भी उससे बेहद नाराज था। पिछले 2 साल से पंकज की उसके पिता से कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि पंकज खेतों में मलाना की खेती करता था, जो इंडिया की ड्रग्स की खेती में सबसे प्रीमियम क्वालिटी थी। फिलहाल पंकज ने गिले शिकवे मिटाए और पापा के पास गया। पापा, बाहर से कुछ पैक करवा के लाया हूँ, आप भी बच्चों के साथ खा लीजिए ना। उसके पापा इस वक्त बाहर की कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने पंकज को देखते ही मुंह फेर लिया। पापा, अगर आप घर में इसी तरह से रहेंगे तो कभी भी सब खुश नहीं रह पाएंगे। खुशियां तो तूने 2 साल पहले ही छीन ली थी, इस पूरी पुश्तैनी जमीन पर मलाना की खेती करके। और आपने इतने साल चावल उगाए, उससे आखिर क्या हुआ? ना हमारे बच्चे ठीक से पल पाते और हम अभी तक उस टूटे हुए मकान में ही रह रहे होते। पापा, ये आप समझते क्यों नहीं कि चीजों का बदलना जरूरी है? और मैंने ये सबके लिए किया है क्योंकि निकिता के जाने के बाद से ही घर एकदम सूना हो गया था। 2 बच्चे, आप और मैं, इसके अलावा यहाँ है ही कौन? बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ पंकज, लेकिन तुम्हें मैं हमारी जमीन का ये इस्तेमाल करने के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैंने खाना खा लिया है, बच्चों को खिला दो जो भी लाए हो। पंकज ये सुनकर अंदर कमरे में चला गया और अपने पापा को वहीं छोड़ दिया। पंकज जानता था कि उसके पिता उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ईमानदार जिंदगी प्यारी है और पंकज ने इलीगल चीज को उगाकर उस जमीन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की सोची। अक्सर ऐसा ही होता है, जो चीज एक बाप अपने बेटे के लिए नहीं कर पाता, वो बेटा उसे अपने बच्चों के लिए करने की सोचता है। फिलहाल रात हो चुकी थी और कल के दिन ही अपने खेतों में से पंकज को 3-4 लोग लगाकर सारा हैश रोड से होते हुए अफगानिस्तान बॉर्डर भिजवाना था। इसकी कीमत पंकज को भले ही कम मिलती थी, लेकिन इंटरनेशनल में इस माल की एक पुड़िया का दाम करीब 50 यूरोज था और 47 किलो माल में कम से कम 20-30 हजार पुड़िया आराम से बन सकती थी। इसीलिए पंकज ने सुकून की नींद लेने की सोची और सीधा सुबह आंख खुली। अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके वो खुद खेतों की तरफ निकल गया, जहां उसने देखा कि उसकी 5 एकड़ की जमीन में से सिर्फ आधे ही एकड़ पर अब वो मलाना माल बचा था और बाकी सारा साफ था। ये देखकर पंकज दूर से अपने खेतों की तरफ भागा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक रात में आखिर उसका सारा माल कैसे गायब हो सकता है। यहाँ तो पुलिस क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, फिर मेरा सारा माल कहाँ चला गया? पंकज को अपने कल के खेत आज इस हालत में देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके खेतों से सटे हुए खेत देखकर उसने वहां के किसानों से भी पूछा, लेकिन किसी ने पंकज की खेती को उनकी आंखों के सामने जाते हुए नहीं देखा था। पंकज जो ये सोचकर सुकून से सोया था कि उसे अब कम से कम पैसों की कमी नहीं होगी, वो अब इस तरह से अपने उजड़े हुए खेतों को देख रहा था। वो इकलौता ऐसा इंसान था जो इस गांव में सबसे अव्वल दर्जे की क्वालिटी को उगाता था और ये बात बीटा को अच्छी तरह से पता था। इंडिया की डेमोग्राफी को अच्छी तरह से रिसर्च करके बीटा ने अपने राइट हैंड अल्फा को यह काम सौंपा था। अल्फा, तुम मलाना गांव जाओ और वहां से 102980734
इन कोऑर्डिनेट्स पर मौजूद खेत में से माल ले लो, लेकिन ध्यान रहे कि ये काम बड़े ही ध्यान से और रात में करना होगा, नहीं तो आसपास के लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। ये गांव इतना ऊपर और अंदर की तरफ है कि यहाँ कोई लॉ नहीं है, इसलिए लोग यहाँ मैंगो बैंगर बना के बेचते हैं। लेकिन एक ही इंसान है जो यहाँ ओरिजिनल मलाना उगाता है, पंकज नेगी। हमें उसी का खेत लूटना है। अल्फा ने ठीक वैसा ही किया। रात में मशीन्स के पार्ट को पंकज के खेतों में उतारकर वहां कई सारे चाइनीज लोगों ने उसे असेंबल किया और करीब करीब 2 घंटे में ही उस साइलेंट मशीन ने सारा माल सक करके अपने अंदर स्टोर कर लिया। ये करके अल्फा ने रात में ही बीटा को कॉल लगाया और उसे पूरी रिपोर्ट दे दी। अब ये सारा माल यहाँ से तिब्बत में ले आओ, क्योंकि वो हमारा ही एरिया है। काला पानी रीजन में से नेपाल और फिर वहाँ से तिब्बत। जितना जल्दी हो सकता है ये उतना जल्दी किया जाए अल्फा, नहीं तो चीजों को फूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पंकज नेगी उसके बारे में सब कुछ पता लगाना और फिर उसके बाद उसका उगाया हुआ माल लूटना, ये सब बीटा ने करवाया था ताकि वो खुद इस माल को यूरोप में बेचकर वहां से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके और इसी प्रॉफिट से वो इंडिया को नशे में धुत कर सके, वहां अपनी सरकार बनाना चाहता था। यही था उसका असल प्रोजेक्ट, जिसके लिए चाइनीज सरकार से उसे एक चीफ आर्मी ऑफिसर की पोजीशन से अलग होकर यह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पंकज की आंखों में फिलहाल आंसू थे और वो सोचता हुआ ये सच्चाई बताने अपने घर की तरफ चल दिया था। उसे बैठकर अपने पापा की गोद में रोना था, क्योंकि 2 साल से वो जिस चीज पर मेहनत कर रहा था आज उसी की उपज ने उसे धोखा दे दिया था। पंकज घर पहुंचा तो वहां उसके पिता भी फिलहाल मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके पिता की जगह उनके बिस्तर पर एक बैग पड़ा था। ये कैसा बैग है? हमारा तो नहीं लग रहा है। और पापा कहाँ चले गए? पंकज ने फिलहाल आगे जाकर वो बैग खोला और अंदर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग में ढेर सारे 500-500 के नोट्स थे और वो पूरा भरा हुआ था, इतना कि अगर पंकज वापस उस बैग की चेन बंद करता तो शायद नहीं कर पाता। पंकज ने जैसे ही इतने सारे पैसे देखे तो वो घबरा गया। वो जानता था कि ये पैसे उसके पापा के तो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और इसी चक्कर में कभी इतना पैसा नहीं कमा पाए। उस बैग में एक छोटी सी चेन और थी, जिसे पंकज ने खोला तो वहां एक कागज था। उस कागज को खोल कर देखा तो उसमें मोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। नोट, थैंक यू फॉर द मलाना क्रीम पंकज। ये आपकी 4.5 एकड़ जमीन की उपज के पैसे, और जो बाकी का आधा एकड़ था उसमें शायद गलती से आपने मैंगो बैंगर ही बो दिया था, इसलिए वो आप रख लो। और अगर आप हमारे साथ और काम करना चाहते हो तो आपके घर के बाहर एक कार खड़ी है, चुपचाप उसमें बैठ जाओ और हमसे मीटिंग करने आ जाओ। पंकज ये देखकर सोच में पड़ गया और उसे एक बारी को तो कुछ समझ नहीं आया। ये पैसे और लेटर देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका भी मन कर रहा था कि वो कार में जाकर बैठ जाए। करीब 2 मिनट्स और इंतजार करने के बाद वो बाहर एक काली गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी उसे सीधा फिर से उस आइलैंड पर ले गई जहां पर संजीव और जाधव बीटा से मिले थे। असल में ये पूरा बीटा का इंडियन मॉडल था। उसके कुछ चाइनीज लोग इंडिया की जमीन पर रिसर्च करते थे और फिर उसके बाद बीटा एक प्लान बनाता था जिससे वो काम की चीजों को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। पंकज नेगी का आज वही दिन था जो संजीव का कुछ 3 साल पहले था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बीटा इंडिया जैसे और भी कई सारे देशों में ऑपरेट करता था जो उसे कमजोर नजर आते थे। चाइना ये भली भांति जानता था कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के देशों जैसे नाइजीरिया में काफी सारे रिसोर्सेज हैं जो उसके अपने काम आ सकते हैं। अमेरिका द्वारा चलाई जा रही नाटो के खिलाफ एक ग्रुप बनाने के लिए वो इन सभी देशों को अपने अधीन करना चाहता था। सोवियत यूनियन जैसे कॉन्सेप्ट्स जो इतिहास में घट चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं, चाइना उसे वापस लाकर चाइनीज यूनियन बनाना चाहता था
और इसी के लिए उसने इस ओपियम वॉर को अपना हथियार बनाकर सभी देशों में भेजा था। यही वजह थी कि बीटा के उस आइलैंड पर जब संजीव और जाधव अंदर जा रहे थे तो उन्हें बाहर निकलते हुए 2 अफ्रीकन लोग दिखाई दिए थे, क्योंकि बीटा इन सभी देशों से लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाकर या तो सजा देता था या फिर बिजनेस डील करता था। पंकज नेगी भी अब इसी का शिकार बन चुका था और उस गाड़ी में बैठकर वादियों को निहार रहा था, क्योंकि पैसों की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। ही इज कमिंग बेटा, पंकज कार में बैठ चुका है। लवली माय ब्रदर, हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब तुम्हारा अगला मिशन मुंबई है। वहां जाकर ये मेक श्योर करो कि विकी नाम के लड़के को कोई परेशानी ना हो। वो संजीव उसे बर्बाद करने के चक्कर में पूरा धंधा खराब कर सकता है और इसी से तुम्हें मुंबई शहर को बचाना होगा, क्योंकि मौलाना से हम माल खरीद सकते हैं, लेकिन हमें जो एडिक्ट्स बनाने हैं वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ही बनाने होंगे। कहीं सप्लाई है, कहीं डिमांड, और हमें इसे ठीक से बैलेंस करना होगा। पंकज नेगी फिलहाल बीटा के कदमों में था और उसने खुशी खुशी पूरी मलाना में हो रही क्वालिटी वाले माल की खेती को बीटा के हाथों में सौंपने की कसम खा ली थी। बीटा भी सामने बैठा अपने रोबोट ट्रांसलेटर्स के थ्रू पंकज से बातें कर रहा था। पैसा देखकर कैसा लगा पंकज? मैंने सुना है कि तुम काफी वक्त से पैसे की तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। असल में बीटा की यही स्ट्रेटेजी थी। वो पहले किसी भी इंसान से डील करने से पहले उसकी हिस्ट्री जान लेता था, ताकि उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वो ठीक वही नब्ज पकड़े जिससे उसको सही रिजल्ट्स मिल जाए। ऐसे ही अफ्रीका की नाइजर कंट्री में मिलिट्री काउप के चलते बीटा ने वहां की सबसे ज्यादा जमीन पर हक रखने वाले इंसान की फैमिली को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दी थी। जो मिलिट्री हर दिन आम जनता पर जुल्म ढा रही थी, वही मिलिट्री उनकी फैमिली का अलग से ध्यान रखती थी। उस इंसान का नाम हमदाऊ था और हमदाऊ को अपने आइलैंड पर बुलाकर जब बीटा ने ये प्रॉमिस किया तो वो खुशी खुशी उसकी सारी शर्तें मान गया था। फिलहाल पंकज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसने तुरंत अफगानिस्तान में मौजूद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को धोखा दे दिया, क्योंकि उसे बीटा की छत्र छाया में आना था। शुक्रिया सर, वो पैसे मैं जिंदगी भर में नहीं कमा पाता, लेकिन आपने तो एक ही दिन में मेरे लिए सब पलट दिया। बीटा इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, 30 किलो माल का मतलब है 30 किलो माल, हर महीने 30 किलो। अब वो तुम गांव वालों से लेकर मुझे दोगे या खुद ही उगा लोगे, वो तुम पर है, समझे? मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उतना ही खतरनाक भी हूँ। पंकज ने बीटा की ये बात सुनकर अपने हाथ जोड़ लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का पक्का। पंकज भी अब उस हैश को उगाने का तरीका जान गया था। जिस काम में उसे 3 साल लग गए थे, अब वो आसानी से उसे 3 महीने में कर सकता था, क्योंकि उसके पास फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स से लेकर हर वो दवाई खरीदने के पैसे थे जिससे फसल की उपज बढ़ सके। और आज से इस स्टफ का नाम होगा मौलाना क्रीम। और हाँ पंकज, अगर तुम 30 किलो से ऊपर की फार्मिंग करते हो तो हर 1 किलो पर 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, समझे? ये सुनकर पंकज की आंखें चमक उठी और उसने हंस के हाँ कह दिया। वो बस खुश था कि जब वो घर जाएगा तो अपने बच्चों को कुछ भी खरीद के दे पाएगा। जो जिंदगी वो खुद नहीं जी सका, अब वो जिएंगे। पर उसे कहां पता था कि बीटा का ये जाल शुरू में सबको बहुत भाता था, ठीक जैसे संजीव माहेश्वरी, जो बचकर फिलहाल मुंबई पहुंचा था और अभी विकी की खोज कर रहा था। दूसरी तरफ राकेश कदम निकल चुका था संजीव माहेश्वरी को ढूंढने। उसने उस नंबर को ट्रेस करवाने की बेहद कोशिश की जिससे उसे कॉल आया था, लेकिन विकी इतना बेवकूफ नहीं था। वो वीपीएन का इस्तेमाल करता था
जिससे लोकेशन को स्पूफ कर सके। इसलिए राकेश कदम ने सबसे पहले डेटा सेंटर फोन लगाया, जो दादर के बड़े ऑफिस में मौजूद था। असल में वहां मुंबई में हुए हर केस की फाइल थी। मुंबई शुरू से ही